नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पप्पू सिंह प्रजापति की बुक भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ। इसमें हमारा आधुनिक भारतीय इतिहास चल रहा था। आधुनिक भारतीय इतिहास के 4 क्लासेज हमने पहले कर लिए। आज इसकी 5वीं क्लास औपनिवेशिक शासन के आर्थिक प्रभाव, जो भू राजस्व बंदोबस्त, औद्योगिकीकरण और धन निष्कासन से संबंधित होगी। तो आज की हम क्लास में औपनिवेशिक शासन के जो आर्थिक प्रभाव पड़े भारत पर, उनके बारे में जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रखे हैं उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो करते हैं बिना देरी के आज की क्लास को शुरू। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन है कि बॉम्बे योजना यानी बॉम्बे प्लान के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से बॉम्बे योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है वो हमें बताना है। पहला, इसमें तीव्र आर्थिक विकास के प्रश्न को उठाया गया, तो यह सत्य है। इसमें न्याय संगत वितरण के प्रश्न को उठाया गया, यह भी सत्य है। 6 नंबर, इसमें आंशिक राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता को प्रस्तुत किया गया, यह भी सत्य है। 10 नंबर, इसमें श्रमिकों के कल्याण योजना को एक श्रृंखला को प्रस्तुत किया गया। तो इसमें सिर्फ श्रमिकों के कल्याण के लिए नहीं बल्कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिकल्पना की गई थी। तो 10 नंबर जो गलत हो जाएगा। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के आवश्यकता का विरोध किया गया, तो इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता का विरोध नहीं हुआ था। ये इस योजना को उद्योगों पर अधिक बल दिया गया था। राष्ट्रीय आय को दोगुना करने के लिए देशवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना जो इसका मुख्य उद्देश्य था, तो यह भी है जो गलत है। तो इसमें जो सही कथन पूछा तो ए, बे और से, ए, बे और से तीनों इसके राइट आंसर होंगे। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम 1944 में ही भारत के 8 प्रसिद्ध उद्योगपतियों के नाम से एक योजना प्रकाशित हुई, जिसमें टाटा, बिरला जैसे उद्योगपति भी सम्मिलित थे, जिसे बॉम्बे योजना का नाम दिया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिकल्पना इस योजना में दिखलाई देती है, इसका उद्देश्य 15 वर्ष के समय में राष्ट्रीय आय को दोगुना करके देशवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना था, परंतु इस योजना में उद्योगों पर अधिक जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिकल्पना पहली बार की गई थी, तो यह पहली बार की गई थी बॉम्बे योजना के अंतर्गत। तो 2 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1871 में किसने कहा था कि मेरे विचार से इंग्लैंड के भारत से चले जाने और उसके स्वयं के हाल पर छोड़ देने से बड़ा संकट भारत के लिए कुछ और नहीं होगा। तो यह बात कही थी DBN दादा भाई नौरोजी ने। उपरोक्त कथन दादा भाई नौरोजी का है। 1871 में दादा भाई नौरोजी ने कला परिषद लंदन की बैठक में अपना प्रसिद्ध लेख भारत की आवश्यकताएं और साधन पढ़ा, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त उत्पादन की स्थिति में नहीं है। उन्होंने 1871 में ही ब्रिटिश शासन के लाभ नामक एक लेख भी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1831 में भारत में रेलवे के निर्माण का आरंभिक सुझाव किस स्थान पर दिया गया। तो ये मद्रास में। 6 नंबर ऑप्शन। भारत में सबसे पहले 1831-32 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने दक्षिणी भारत में कावेरीपट्टनम से करूर तथा मद्रास से बेंगलुरु तक रेल चलाने का सुझाव दिया था। इस जगह पर रेल को घोड़ों से खींचने का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार 1836 में सर AP कॉटन ने मद्रास से बंबई तक रेलवे निर्माण की बात कही। 1843 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नर जॉर्ज ऑर्थर के कहने पर एक इंजीनियर GT क्लार्क भारत आया। तमाम कोशिशों के बाद रेलवे के इतिहास में प्रथम रेल प्रणाली की शुरुआत 13 अप्रैल 1853 को बंबई से थाने 12.5 मील की दूरी तय करके चलाई गई थी, जो ग्रेट पेनिनसुला रेलवे का पहला खंड था। 1854 में दूसरा खंड थाने से कल्याण तक खोला गया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला खंड हावड़ा से हुगली 23.28 मील तक खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सदस्यीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किसने की थी। तो यह स्थापना की थी लॉर्ड कर्जन ने। सर थॉमस बर्टन समिति की सलाह पर 1901 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। औपचारिक तौर पर 1905 में लॉर्ड कर्जन के काल में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में हुई। भारतीय रेलवे को गति प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे बोर्ड का पहला अभिकरण था जो भारत में स्थापित हुआ। यह भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 की धारा के तहत स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विनिमय ने न्यायालय विधि के
विधि की किसी अनुमति के बिना लगान का भुगतान न करने के मामले में काश्तकारों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार जमींदारों को दे दिया गया था। तो यह जो दिया था यह 1799 और 1812 के विनिमय के द्वारा दिया था। ए नंबर ऑप्शन। 1799 व 1812 के कानूनों द्वारा जमींदारों को अधिकार दे दिया गया कि लगान न देने की स्थिति में किसी अदालत की अनुमति के बिना भी वे खेतिहारों की संपत्ति को जब्त कर सकते हैं। खेतिहारों को जमीन पर लंबे समय से चले आ रहे अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो चीन के साथ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक जो संबंध थे, इनसे संबंधित यहाँ पर कुछ तथ्य दे रखे हैं। तो इनमें से बताना है कि ये कौन से इनमें सत्य कथन है। तो सबसे पहला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1701 में पहली बार चीन के साथ व्यापार के लिए संपर्क किया था। तो ये बात सत्य है। चीन सरकार ने इसे कांटन के बंदरगाह नगर में प्रतिबंधित करके इसे नियंत्रित किया। यह भी सत्य है। चीनी व्यापार अधिकांशतः सिल्वर व चांदी के विनिमय का था। तो यह भी सत्य है। द नंबर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभिक 50 वर्षों में रेशम और चाय के लाभकारी व्यापार में वृद्धि की। यह भी सत्य है। यह नंबर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1701 में चीन के साथ नानकिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ जो नानकिन की संधि की थी, ये 1701 में नहीं बल्कि 1842 में की थी। तो यह नंबर है जो गलत है। तो ए, बे, से और द इसके राइट आंसर है। तो ए, बे, से और द, बे नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। नानकिन की संधि 29 अगस्त 1842 को ग्रेट ब्रिटेन और चीन के किंग राजवंश के बीच हुआ था, जिसने प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 42 को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में एशिया में भारतीय निर्यात का अभिमुखीकरण प्रत्यक्ष तरीकों से परिवर्तित हुआ। तो कौन कौन से वो तरीके थे जिनसे एशिया में भारतीय निर्यात का अभिमुखीकरण प्रत्यक्ष तरीकों से परिवर्तित हुआ था? तो उनमें पूर्व में निर्यात व्यापार का अभिमुखीकरण पूर्वी एशिया की ओर था। पूर्वी एशिया की ओर नहीं बल्कि भारत की ओर था। तो पहला तो गलत है। दूसरा, इन परिवर्तनों के पीछे का निहित भारतीय मुगल साम्राज्य में व्याप्त भारी संकट था। तो यह बात है जो सत्य है। 6 नंबर, व्यापार के पारंपरिक केंद्रों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। यह भी सत्य है। भारतीय प्रशासन के सीमा शुल्क प्रतिलेखों से इसके बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है। तो इन प्रतिलेखों से इसकी कोई सूचना प्राप्त नहीं होती। तो द जो इसका गलत है। और यह बम्बई, मद्रास और कलकत्ता व्यापार के नए केंद्र के रूप में उभर कर सामने आए। तो बम्बई, मद्रास और कलकत्ता जो नए व्यापारिक केंद्र बने थे, ये बात भी सत्य है। तो इसमें ब, से और ये तीन ऑप्शन जो इसके सही है। तो ब, से और ये 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 1813 के चार्टर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर हिंदुस्तान को लूटने का रास्ता सभी ब्रिटिश उद्योगपतियों के लिए खोल दिया गया। खेतिहर भारत अब औद्योगिक इंग्लैंड का आर्थिक उपनिवेश बन गया। ब्रिटिश सूती वस्त्रों की भारतीय बाजारों में बाढ़ आ गई और भारत अब निर्यात करने वाले देशों के स्थान पर ब्रिटिश सामान का आयातक बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में सामाजिक संरचना में अनेक परिवर्तन हुए, जिनमें से राज्यों के कार्यकलापों तथा अर्थव्यवस्था की समृद्धि पर व्यापक प्रभाव पड़ा था। तो इनमें से कौन कौन से हैं जो अर्थव्यवस्था की समृद्धि वृद्धि पर व्यापक प्रभाव पड़ा था? तो ए नंबर, भूमि धारकों के अधिकारों का संगठन और विस्तार हुआ। तो ये सत्य है। बे नंबर, व्यापार और बैंकिंग समुदाय का संगठन और विस्तार हुआ। तो यह भी सत्य है। 6 नंबर, जमींदारों, तालुकदारों और तथा किसानों को इजारा प्रदान करने से राज्य का मजबूतीकरण हुआ। तो यह जो गलत है। देश के अर्ध बुजुर्ग, सहधनी, समृद्ध किसानों के वर्ग का उदय हुआ। तो द नंबर भी सत्य है। और यह नंबर, महाजन सह साहूकार ने अपने नाम से इजारा प्राप्त किए। तो यह भी सत्य है। तो सह को छोड़कर इसमें सारे सत्य हैं। तो ए, बे, द और यह बे नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर जो 5 कथन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन कौन से कथन है जो सत्य है। तो सबसे पहला, रमेश चंद्र दत्त, आर सी दत्त ने ओपन लेटर्स टू लॉर्ड कर्जन ऑफ फेमाइस एंड लेट लैंड असेसमेंट इन इंडिया 1900 लिखा। तो ये जो आर सी दत्त के द्वारा लिखा गया था, तो ये बात है जो सत्य है। बे नंबर, औद्योगिकी आयोग 1916 में गठित हुआ था और 1918 में रिपोर्ट दी थी। तो यह भी सत्य है। 6 नंबर,
औद्योगिकी आयोग की रिपोर्ट का महत्वपूर्ण भाग सकारात्मक राज्य कार्रवाई की वकालत करते हुए पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा लिखा गया एक नोट था। तो भी सत्य बेबीगंटन स्मिथ समिति ने 1929 में अपनी सिफारिशें जमा की। तो इसने 1929 में नहीं बल्कि 1919 में अपनी सिफारिशें जमा की थी। और 500 नंबर, बेबीगंटन स्मिथ समिति अकाल राहत प्रदान करने के प्रयोजन गठित की गई थी। तो यह अकाल राहत प्रदान करने के लिए नहीं बल्कि वित्तीय और मुद्रा प्रणाली की जांच के लिए गठित की गई थी। तो द और यह गलत है। ए, बे और से, जो शुरुआत के तीनों ऑप्शन है जो इसके सही है। तो ए, बे और से। बेबीगंटन स्मिथ समिति भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति थी। इस समिति ने वर्ष 1919 में अपनी सिफारिशें दी थी। इस समिति का गठन भारत के वित्तीय और मुद्रा प्रणाली की जांच के लिए किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष ब्रिटिश सिविल सेवक सर बेसिल बेबीगंटन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी में किसने औपनिवेशिक शासन के दौरान विऔद्योगिकीकरण को अस्वीकृत किया और एक महत्वपूर्ण आर्थिक उन्नति का दावा किया था? तो वह कौन थे? तो वह थे मॉरिस डेविस मॉरिस। 3 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। मॉरिस डेविस मॉरिस 1921 से 2011 भारत के एक अमेरिकी आर्थिक इतिहासकार थे। मॉरिस का मानना था कि विऔद्योगिकीकरण एक मिथक था और 19वीं सदी में नहीं हुआ था। उन्होंने पश्चिमी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया जो भारत में विऔद्योगिकीकरण के साक्ष्य को कमतर आंकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश प्रभाव के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? तो इनमें से कौन कौन से कथन है जो सत्य है ये हमें बताना है। तो सबसे पहला कथन है कि भारतीय विदेशी मुद्रा में बुद्धि न तो स्वाभाविक और न ही सामान्य थी। यह साम्राज्यवाद को बनाए रखने हेतु कृत्रिम रूप से विकसित की जा रही थी। तो यह बात है जो बिल्कुल सत्य है। बे नंबर में कहा गया कि विदेशी व्यापार की संरचना और विशेषता असंतुलित थी। यह भी सत्य है। भारत से धन निष्कासन हुआ, यह भी सत्य है। द नंबर, घरेलू उद्योगों का विनाश और रोजगार के अन्य मार्गों की अनुपस्थिति में लाखों हस्तशिल्पियों को कृषक बनने की ओर धकेल दिया गया, यह भी सत्य है। द नंबर, नगरीय और ग्रामीण दस्तकारी उद्योगों का क्रमिक पतन और विनाश हुआ, तो यह भी सत्य है। तो ए, बे, से, द और यह 500 ऑप्शन है जो इसके राइट है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत सभी श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया गया? तो यह था द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम 1891। इसके तहत जो सभी श्रमिकों को एक साप्ताहिक अवकाश दिया गया। द्वितीय भारतीय कारखाना अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन के समय 1891 में पारित किया गया, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया तथा साथ ही बच्चों के काम करने की उम्र 7 वर्ष के स्थान पर 9 वर्ष निर्धारित किया गया। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए काम का समय सीमित कर प्रतिदिन 7 घंटे किया गया। काम के समय में 1.5 घंटे का मध्य अवकाश व सप्ताह में एक दिन साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था की गई। प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में पारित किया गया था। इसके अंतर्गत बाल श्रम को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया था। तृतीय भारतीय कारखाना अधिनियम 1911 ईस्वी में पारित किया गया था, जिसमें 9 से 14 वर्ष के बच्चों से काम न लिए जाने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1770 और 1780 के दशक के अंतिम वर्षों में खतबंदी विनिमय किससे संबंधित था? तो ये खतबंदी विनिमय जो है भारतीय दस्तकारों और उनके उत्पाद अनन्य रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिक्री करने के लिए बाध्य करते थे। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। 1770 और 1780 के दशक के अंतिम वर्षों में खतबंदी विनिमय भारतीय दस्तकारों को उनके उत्पाद अनन्य रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिक्री के लिए बाध्य करते थे। 18वीं शताब्दी के मध्य अंग्रेजों, फ्रेंच, डचों को भारतीय व्यापारी अपने उत्पाद बेचने के लिए स्वतंत्र थे। 1750 के दशक से गुमास्ता बुनकरों को अपने उत्पाद अंग्रेजों की बेचने के लिए मजबूर करने लगे। अंग्रेजी मिलों के कपड़ों के कपटपूर्ण अवमूल्यन और छल कपट से जबरन वसूली आम बात हो गई। बुनकरों को गुमास्ता द्वारा धमकाया और प्रताड़ित किया जाने लगा। बंगाल सरकार द्वारा पारित विनिमयों के तहत कारीगरों को विशेष रूप से कंपनी को बेचने के लिए अनुबंधित किया गया था। 1780 के दशक में यह प्रथा खतबंदी प्रणाली के रूप में व्यवस्थित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने 1895 में किस आयोग के समक्ष भारत से धन के निष्कासन ड्रेन ऑफ वेल्थ के मामले को प्रस्तुत किया था?
तो वह क्या था, वेलबी आयोग। एक नंबर ऑप्शन। दादा भाई नौरोजी ने 1895 में वेलबी आयोग के समक्ष भारत से धन के निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ के मामले को प्रस्तुत किया था तथा इसे अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी। धन निष्कासन का सिद्धांत का वर्णन दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। 2 मई 1867 ईस्वी को लंदन में हुई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में पट्टे पर पट्टे गए अपने लेख पढ़े गए अपने लेख इंग्लैंड डेट टू इंडिया में इस मान्यता को प्रस्तुत किया गया कि ब्रिटेन अपने शासन की कीमत भारत से इसकी संपदा को छीन रहा है। धन निकासी का विरोध करने वाले समाचार पत्रों में अमृत बाजार पत्रिका का विशेष योगदान रहा। 15 अगस्त 1881 ईस्वी के अंत में इस पत्रिका ने अंग्रेजों को चेतावनी स्वरूप लिखा कि वे यह नहीं जानते कि इस शल्य क्रिया के परिणाम स्वरूप उनका रोगी किसी शोचनीय दशा में पहुंच गया है। भारत में इस व्यवस्था के चलते ब्रिटिश सरकार द्वारा रेलवे आयोग के नाम से एक जांच कमीशन गठित किया गया था, जिसे ने दादा भाई के दिए गए धन निष्कासन के मुद्दे की जांच की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में धन निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट संज्ञा किसने दी थी? तो यह संज्ञा दी थी दादा भाई नौरोजी ने। तो 6 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? तो यह जो पुस्तक है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 1895 में स्थापित रेलवे आयोग का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारत की आय और व्यय की जांच करना। तो इसमें 1895 को भारतीय व्यय की जांच के लिए रॉयल कमीशन के रूप में लॉर्ड वेलवी की मध्यस्थता में एक आयोग का गठन किया गया जो वेलवी आयोग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 14 सदस्य इस आयोग में दादा भाई नौरोजी एकमात्र भारतीय सदस्य थे। 1897 में वेलवी आयोग के समक्ष गवाही पेश करने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले, दीन सवाचा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और सुब्रमण्यम अय्यर लंदन गए धन निष्कासन हेतु साक्ष्य देने के लिए। इंग्लैंड में मौजूद डॉक्टर के.एन. बहादुर जी ने आयोग के समक्ष भारतीय चिकित्सा सेवा के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत किए। रेलवे आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1908 में प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो इसमें से जो यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं इनमें से कौन कौन से कथन सत्य है ये हमें बताना है। तो सबसे पहला है, कॉर्नवालिस के पहुंचने से पूर्व 1770 में अलेक्जेंडर डाउ, हेनरी पेटुलो और फिलिप फ्रांसिस भूमि कर को स्थायी रूप से निर्धारित कर देने की पैरवी कर रहे थे। तो ये बात सत्य है। दूसरा, फिजियोक्रेटिक विचार संप्रदाय ने देश की अर्थव्यवस्था में कृषि को प्रमुखता प्रदान की थी। तो बे नंबर भी है जो इसका सत्य है। 6 नंबर, स्थायी भूमि बंदोबस्त या भूमि व्यवस्था ने सदैव के लिए भूमि मूल्यांकन किया था। यह भी सत्य है। 2 नंबर, स्थायी भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत मूल्यांकन भ्रष्टाचार की गुंजाइश को कम करेगा। तो यह बात भी सत्य है। यह नंबर, यह आशा की गई कि भूमि बंदोबस्त यानी कि भूमि व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार भूमि के सुधार लाने में निवेश नहीं करेंगे। ये बात है जो गलत है। तो ए, ब, स और द सही है और यह जो गलत है। तो इसमें सत्य कथन पूछा है तो ए, ब, स और द 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? यहाँ पर भी 5 कथन दे रखे हैं जिनमें से हमें बताना है कि कौन कौन से कथन है जो इसके सत्य कथन है। सबसे पहले में कहा गया कि यूरोपीय व्यापार संगठन ने 1921 में एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एसोचैम नाम से एक शीर्ष निकाय गठित किया था। तो यह बात सत्य है। बे नंबर, भारतीय पूंजीपतियों ने अपने स्वयं के संगठन फिक्की FICCI गठित किया था। तो यह बात भी सत्य है। 6 नंबर, मार्च 1931 के कपास संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कपास पर शुल्क 11% से बढ़ाकर 15% किया गया, लेकिन यह गैर ब्रिटिश वस्तु तक सीमित था। तो यह जो शुल्क है कपास संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत यह 11 से बढ़ाकर 15% किया गया था। यह बात तो सत्य है, लेकिन यह मार्च 1931 में नहीं बल्कि 1930 में किया गया था। तो इसलिए 6 नंबर इसका गलत हो जाएगा। 2 नंबर, कपास पर शुल्कों में वृद्धि लंकाशायर के अनुकूल थी। यह भी सत्य है। भारतीय उद्योगपतियों और राष्ट्रवादियों ने सामाजिक वरीयता का विरोध किया। उनमें से अनेक ने विधानसभा से त्याग पत्र दे दिया जिसमें बिरला और पुरुषोत्तम ठाकुर भी शामिल थे। तो ये बात भी है जो सत्य है। तो सह को छोड़कर इसमें ए, ब, द और यह चारों राइट होंगे। ए, ब, द और यह, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दरअसल 1919 के सुधारों के बाद से ही अपने नस्ली अलगाव और अपनी स्वतंत्रता पर अड़े हुए ब्रिटिश पूंजीपतियों के रवे अपने भारतीय बंधुओं के प्रति कड़े होने लगे थे, क्योंकि वे भारतीय उद्योगपतियों को कोई भी छूट देने के पक्ष में नहीं थे। 1921 में यूरोपीय व्यापारी संगठनों ने एसोसिएट
चैम्बर ऑफ कॉमर्स नाम से एक शीर्ष संगठन गठन किया था। इसके जवाब में भारतीय पूंजीपतियों ने 1927 में अपना एक संगठन फिक्की FICCI बनाया था, जिसके अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास ठाकुर थे। 1920 और 1923 के बीच सूती मिल के शेयरों के दाम तेजी से लुढ़क गए। कपास पर 3.5% आबकारी एक्साइज ड्यूटी के उन्मूलन के लिए उद्योगपतियों विधायिका में स्वराज्यों के हाथ मिला लिया था। दिसंबर 1925 में आबकारी समाप्त कर दी गई, लेकिन सूती मिल मालिकों की समस्या दूर नहीं हुई। 1926 में 11 मिलें बंद हो गई और 13% मजदूर जो बेरोजगार हो गए। जनवरी 1927 में भारतीय शुल्क बोर्ड की एक बहुमत की रिपोर्ट आगे छोड़ सभी सूती मालों पर आयात शुल्क को 1% 11% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया था। 15% की सिफारिश की गई थी, लेकिन लंकाशायर के उम्र विरोध लेके लेकिन लंकाशायर के विरोध के कारण भारत सरकार ने इस निर्णय को स्थगित किया। 1929 में आए भयंकर आर्थिक मंदी के कारण ब्रिटिश सरकार ने अपनी खराब वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए मार्च 1930 में कपास संरक्षण कानून कॉटन प्रोटेक्शन एक्ट में कपास संबंधी कर 11% से बढ़ाकर 15% कर दिया, वह भी केवल गैर ब्रिटिश मालों के लिए। साम्राज्यिक प्राथमिकता की इस व्यवस्था से भारतीय उद्योगपतियों नाराज हो गए और बिड़ला व ठाकुरदास समेत कई ने तो विधायिका से ही त्याग पत्र दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो कुछ घटनाओं का जिक्र कर रखा है जिनको हमें कालक्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसमें सबसे पहले नंबर पर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी दी गई। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली थी। यह मिली थी 1765 के अंदर। बंगाल में 10 वर्षीय बंदोबस्त, 10 वर्षीय बंदोबस्त यानी कि स्थायी बंदोबस्त जो शुरू किया था, यह किया था 10 वर्षीय बंदोबस्त 1793 में शुरू किया था। रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था यह 1773 का है। 1773 द्वैध शासन का समाप्त हुआ था 1772 के अंदर, और सूरत के बंदरगाह का अधिग्रहण जो किया गया, ये किया गया था 1800 के अंदर। तो इसमें जो सबसे पहले आएगा वो आएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो 1765। दूसरे नंबर पर आएगा द्वैध शासन का समाप्त जो 1772। तीसरे नंबर पर रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773। चौथे नंबर पर बंगाल में 10 वर्षीय बंदोबस्त जो 1793 में आया, और 5वें नंबर पर आएगा सूरत के बंदरगाह का अधिग्रहण जो 1800 में हुआ। तो ए, द, से, बे और यह 3 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। बक्सर युद्ध के बाद घटित घटनाओं का सही कालक्रम इस प्रकार है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी 1765 में। द्वैध शासन का समाप्त, द्वैध शासन शुरू किया गया था 1765 में और द्वैध शासन का समाप्त किया 1772 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। बंगाल में 10 वर्षीय बंदोबस्त 1793 और सूरत के बंदरगाह का अधिग्रहण जो 1800 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर भी कुछ घटनाओं का जिक्र कर रखा है जिनको हमें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले नंबर पर है अलेक्जेंडर रीड ने रेतवाड़ी प्रयोग प्रारंभ किया। तो यह प्रयोग प्रारंभ किया था 1792 में। दूसरे नंबर पर है जी विनोट और H.E. गोल्ड स्मिथ ने बॉम्बे सर्वे सिस्टम का विचार प्रदान किया। तो यह विचार इन्होंने दिया था 1825 के अंदर। तीसरे नंबर पर है मद्रास यातना आयोग। तो मद्रास यातना आयोग का जो गठन हुआ ये हुआ था 1854 में। सिविल प्रक्रिया संहिता प्रारंभ की गई। तो सिविल प्रक्रिया संहिता जो प्रारंभ हुई थी यह हुई थी 1859 में। और थॉमस मुंद्रो ने सत्तांतरित जिलों के भूमि राजस्व का प्रभार ग्रहण करने को कहा गया था। तो यह कहा गया था थॉमस मुंद्रो से 1820 के अंदर। तो इसमें जो सबसे पहले आएगा वो आएगा ए नंबर, ए के बाद यह के बाद से के बाद बे के बाद लास्ट में सबसे लास्ट में आएगा द नंबर। तो ए, ये, से, बे और द 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अलेक्जेंडर रीड ने रेतवाड़ी प्रयोग प्रारंभ 1792 में। थॉमस मुंद्रो वे सत्तांतरित जिलों के भूमि राजस्व का प्रभार ग्रहण करने को कहा गया था 1820 में। जी विंगेट और H.E. गोल्ड स्मिथ ने बॉम्बे सर्वे सिस्टम का विचार दिया था 1825 के अंदर। मद्रास यातना आयोग का गठन 1854 में और सिविल प्रक्रिया संहिता 1859 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको उत्तरी भारत में भूमि बंदोबस्त के जनक के रूप में जाना जाता है? तो वह है मार्टिन्स बर्ड। महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर पश्चिमी प्रांत, मध्य प्रांत एवं पंजाब में प्रचलित की गई। यह समस्त भूमि के 30% पर लागू थी। 1833 में विलियम बेंटिंग के समय इसे संशोधित करके रेगुलेशन एक्ट में पारित किया गया, जिसे मार्टिन
बर्ड तथा जेम्स थॉमसन ने क्रियान्वित किया था। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 में होल्ट मैकेंजी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के रिसरा में 1855 में प्रथम जूट कताई मिल की स्थापना की गई थी? तो यह की गई थी जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। सूती वस्त्र उद्योग के बाद जूट यानी कि पटसन उद्योग दूसरा सबसे बड़ा उद्योग था। भारत में इस उद्योग की अपार संभावनाएं देखते हुए 1855 में जॉर्ज ओकलैंड ने श्री रामपुर के निकट हुगली नदी के तट पर रिसरा में देश की पहली जूट मिल की स्थापना की। पूर्व में व्यापारिक कार्यों में संलग्न बोर्नियो कंपनी ने ओकलैंड के कार्य से प्रेरित होकर 1859 में बड़े पैमाने पर जूट कताई और बुनाई मिल लगाई। जूट उद्योग पर ब्रिटिश पूंजी का एकाधिकार था। 1884 में भारतीय जूट मिल संघ की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? तो रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त ये लागू हुआ था, ये हुआ था दक्षिण तथा दक्षिणी पश्चिमी भारत में। 3 नंबर ऑप्शन। रैयतवाड़ी व्यवस्था में बिचौलिए जमींदार वर्ग को समाप्त कर दिया गया और रैयत यानी कि किसान अथवा प्रजा से सीधे लगान वसूलने की व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था को सर्वप्रथम अलेक्जेंडर रीड द्वारा 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल में आरंभ किया गया। मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था का वास्तविक जनक थॉमस मुनरो को ही माना जाता है। 1801 में मुनरो ने निजाम से प्राप्त समर्पित जिलों का कलेक्टर बनने पर यहाँ रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, तो इन कथनों में बताना है कि हमें कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो पहला कथन है कि भारत में अनुबंधित मजदूरी व्यवस्था का प्रारंभ 1834 में किया गया, जिसके तहत ब्रिटिश उपनिवेशों में गन्ना बागानों में भारत में मजदूर भर्ती किए जा सके। तो यह बात सत्य है। वह अनुबंधित मजदूरी व्यवस्था को भारत में शुरू करने का तात्पर्य 19वीं शताब्दी में व्याप्त अकालों से पीड़ित गरीबों को राहत दिलाने का था। तो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। तो ब नंबर है जो गलत है। तो ए सही है लेकिन ब जो गलत है। तो 3 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी के दबाव के बाद ब्रिटिश भारत के इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 1917 में आधिकारिक तौर पर प्रतिबंधित किए जाने के बावजूद भी भारत में बंधुआ मजदूरी जो 1834 में शुरू हुई थी वर्ष 1922 तक चलती रही। भारत से गिरमिटिया मजदूरों के प्रवासन की शुरुआत दास या गुलाम प्रथा के उन्मूलन के पश्चात कैरेबियाई क्षेत्र में ब्रिटिशों द्वारा स्थापित चीनी और रबड़ के बागानों को चलाने के लिए की गई थी। गिरमिटिया मजदूरी के प्रचलन में कैरेबियाई क्षेत्र सहित फिजी, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका जैसे देशों में भारतीय प्रवासियों की विशाल विरासत का विकास हुआ। गिरमिटिया मजदूरों को मासिक आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाता था और वे उन्हीं बागानों में रहते थे जहां वे कार्य करते थे। गिरमिटिया मजदूरों की शर्तों में यह लिखा होता था कि कोई भी पुरुष अपनी मजदूरी की 10 वर्ष अवधि को पूरा करने के बाद अपने देश वापस लौट सकता है, परंतु ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि कोई भी मजदूर वापस लौटे क्योंकि इससे उनके व्यापार पर प्रभाव पड़ सकता था। इसी उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने पारिवारिक प्रवासन को प्रोत्साहित किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि कई गिरमिटिया मजदूर उसी देश में बस गए जहां उन्हें काम के लिए ले जाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जहाजी का तात्पर्य क्या है? तो चलो जहाजी यह एक पुस्तक है जिसका यह पुस्तक है पुस्तक का शीर्षक है जिसके विषय वस्तु है करारबंद मजदूरों का अप्रवासन। ब्रजलाल किशन 2000 में प्रकाशित रचना चलो जहाजी उनके और फिजी गिरमिटिया बन गए 60,000 भारतीयों के जीवन की बेहद निजी यात्रा है। यह सबाल्टर्न अध्ययन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। अनुबंधित अनुभव के जीवित अवशेष और एक विद्वान द्वारा लिखी गई यह एक जीवनी यात्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन और दूसरा उसका कारण है। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। पहला, 1833 में ब्रिटिश संसद के एक्ट द्वारा ब्रिटिश राज के उपनिवेशों में कार्यरत तमाम दासों को दासता से मुक्त किया गया था। तो यह बात गलत है क्योंकि इसकी शुरुआत ही 1834 में हुई थी बंधुआ मजदूरी की। तो 1 नंबर तो गलत है। दूसरा, 1830 के दशक में करारबंद मजदूरों की भर्ती की व्यवस्था द्वारा ब्रिटिश उपनिवेशों में स्थित गन्ना उत्पादन के खेतों पर कार्य करने तो भारतीय मजदूरों को भेजा गया। तो ब नंबर है जो सत्य है। तो ए गलत है और ब जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर जो 4 कथन दे रखे हैं इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। तो सबसे पहला, अंग्रेजों ने तीव्र गति से रेल पटरियों के निर्माण को भारत की समृद्धता का
भारत की समृद्धता का प्रमाण ठहराया था। तो भारत जो अंग्रेजों ने रेलवे पटरियां बिछाई थी, जो रेलवे का विकास किया था, उनका उद्देश्य भारत को समृद्धता नहीं बल्कि अंग्रेजों को अपना उद्देश्य अर्थव्यवस्था का, उनका जो अर्थव्यवस्था का जो था उसके लिए बिछाई गई थी। और दूसरा उनका उद्देश्य था कि जो विद्रोह के समय जो सेना को एक एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत जल्दी पहुंचाया जा सके। तो ए नंबर जो इसका गलत है। बे नंबर में कहा गया कि राष्ट्रवादियों के अनुसार स्वदेशी उद्योगों पर हुआ नकारात्मक प्रभाव भारत की अविकसित अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन करता है। तो ये बात है जो सत्य है। 6 नंबर, राष्ट्रवादियों ने बल दिया कि यद्यपि वह ब्रिटिश साम्राज्य की शासकीय आवश्यकताओं में सहायक था, किंतु इसके फलस्वरूप समृद्धि भी आई तो समृद्धि नहीं आई थी। 6 नंबर गलत है। 2 नंबर, सन 1905 से पहले तक धन निकासी का सिद्धांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यसूची का हिस्सा नहीं था। तो ये बात भी है जो सत्य है। तो बे और दे सत्य है और ए और से गलत है। तो इसमें सत्य कथन पूछा तो बे और दे 3 नंबर ऑप्शन। नरमपंथियों का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक योगदान यह था कि उन्होंने उपनिवेशवाद की आर्थिक योजना की प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के व्यापार, उद्योग और वित्त के माध्यम से समकालीन औपनिवेशिक आर्थिक शोषण के सभी 3 रूपों पर ध्यान दिया। इस संबंध में याद रखने योग्य महत्वपूर्ण नाम दीनसा वाचा, दादा भाई नौरोजी, एक सफल व्यवसायी जस्टिस एम जी रानाडे, एसेज इन इंडियन इकोनॉमिक्स 1898, और आर सिद्धत, एक सेवानिवृत्त आईसीएस अधिकारी जिन्होंने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया को दो दो खंडों में दो खंड 1901 से 1903 में प्रकाशित किया था। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने भारत की बढ़ती गरीबी और आर्थिक पिछड़ेपन, आधुनिक उद्योग और कृषि के बढ़ने में विफलता की शिकायत की और ब्रिटिश आर्थिक शोषण को दोष दिया। उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना ने अंग्रेजों के इस तर्क को बेनकाब कर दिया कि विदेशी व्यापार और रेलवे के विकास में भारत का विकास निहित है। राष्ट्रवादियों ने बताया कि वैज्ञानिक विदेशी व्यापार और रेलवे का नकारात्मक प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अविकसितता है। भारत में रेल विस्तार के पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था का अधिकतम शोषण करना है। इसके तहत कच्चे माल को बंदरगाहों तक इंग्लैंड के द्वारा इंग्लैंड के तैयार माल को बंदरगाहों से देश के भीतरी स्थानों तक पहुंचाना शामिल था। रेलवे का एक उद्देश्य विद्रोह की स्थिति में सेना को शीघ्र अतिशीघ्र सुदूर प्रदेशों में भेजना भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में अपनाई गई संरचनात्मक नीति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो 19वीं शताब्दी में जो संरचनात्मक नीति अपनाई थी इसके बारे में सत्य कथन पूछा तो वह है तमाम देशों ने अपने आयातित सामान पर भारी आयात शुल्क का बोझ डाला। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। 1700 में एक अधिनियम पारित कर बाहर से रंगे या छपे हुए सूती कपड़े के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी गई, किंतु भारत से आयात किए गए सफेद सूती वस्त्रों को इंग्लैंड में रंगा जा सकता था। 1702 में भारतीय सादे सूती कपड़े के आयात पर 15 गुना आयात कर लगा दिया। 1720 के नए कानून के अनुसार इंग्लैंड में रंगे या छपे भारतीय रेशमी व सूती वस्त्रों के उपयोग पर रोक लगा दी। 1760 में भारतीय कपड़े से बने सूती रुमाल का प्रयोग करने के कारण एक ब्रिटिश महिला पर 200 पाउंड का जुर्माना किया गया। इस समय हॉलैंड को छोड़कर सभी यूरोपीय देशों में या तो भारतीय कपड़े पर प्रतिबंध लगा दिया गया था या फिर उस पर भारी आयात कर लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में औपनिवेशिक शासन की अवधि के संदर्भ में होम चार्ज भारत से धन निकासी की एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। निम्नलिखित में से किस फंड ने होम चार्ज गठित किया था? तो होम चार्ज इनमें से किसने गठित किया था? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। पहला, लंदन में भारत कार्यालय का समर्थन करने के लिए इस्तेमाल किया गया फंड था। तो यह बात सत्य है। भारत में लगे ब्रिटिश कार्मिकों के वेतन और पेंशन का भुगतान करने के लिए उपयोग किया गया फंड था। तो यह जो फंड है होम चार्ज फंड, इनमें ए और बे सत्य है। 6 नंबर, अंग्रेजों द्वारा भारत के बाहर युद्ध छेड़ने के लिए प्रयुक्त धन था। तो यह बात है जो गलत है। तो ए और बे सत्य है। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। गृह शुल्क या होम चार्ज में शामिल था राज्य सचिव का वेतन, भारत के बाहर भी युद्ध छेड़ने के लिए सेना और धन का रखरखाव ब्रिटिश पूंजीपतियों द्वारा अवैध माध्यमों से कमाया गया मुनाफा, भारत में लगे ब्रिटिश कर्मियों का वेतन और पेंशन, प्रशासन से संबंधित अन्य खर्च, लंदन में भारत कार्यालय का समर्थन करे और वे भारतीय सामान खरीदते समय बाजार मूल्य से कम भुगतान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम बोली लगाने वाले को राजस्व एकत्र करने के लिए अधिकार की नीलामी का वॉरेन हेस्टिंग्स प्रयोग लगभग के समान था। तो यह था मुगलों की जो इजारा प्रणाली थी उसके समान ही जो
हेस्टिंग्स की जो प्रणाली थी, जो राजस्व एकत्र करने के लिए जो अधिकारियों की नीलामी की जाती थी, ये मुगलों के इजारा प्रणाली से लगभग इस समानता रखती है। तो द नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। जून 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स नया मालगुजारी बंदोबस्त करने के लिए नदिया जिले के कृष्णनगर पहुंचा। मुगलों की इजारा प्रणाली पर आधारित यह बंदोबस्त संपूर्ण प्रदेश के लिए नमूना बनने वाला था। 5 वर्षों के लिए सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को राजस्व वसूली का अधिकार दिए जाने की व्यवस्था की गई। इस संपूर्ण व्यवस्था के निरीक्षण के लिए कलकत्ता में एक राजस्व बोर्ड भी स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंबई दक्कन में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो यह किया गया था 1818 के अंदर। बंबई प्रेसिडेंसी में व्यवस्थित भू राजस्व व्यवस्था का प्रारंभ 1803 में गुजरात में उनके अधिग्रहण के साथ हुआ। 1821-22 में बंबई के आयुक्त चैपलिन ने भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में एक मूल्यवान रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज अपनी ही खरीदी भूमि पर और अपने ही खर्चे पर किसानों को मजदूरी देकर कृषि करते थे, उसे कहते हैं, तो उसे कहा जाता था निस्बत कृषि। 6 नंबर ऑप्शन निस्बत। अंग्रेज अपनी ही खरीदी भूमि पर और अपने ही खर्चे पर किसानों को मजदूरी देकर कृषि करते थे। रेतवाड़ी व्यवस्था में बिचौलिए जमींदार वर्ग को समाप्त कर दिया गया और रैयत किसान अथवा प्रजा से सीधे लगान वसूल करने की व्यवस्था की गई। बंबई तथा दक्कन के क्षेत्रों में इसे लागू किया गया था। महलवाड़ी व्यवस्था, भूमि का सर्वेक्षण कर पूरे महल को एक इकाई मानते हुए उसका लगान निर्धारित किया जाता था। प्रत्येक गांव से सामूहिक भू राजस्व प्रधान या तालुकदारे के माध्यम से वसूल करने की व्यवस्था की गई। भूमि का मालिकाना अधिकार ग्राम समुदाय में निहित किया गया। यह व्यवस्था उत्तरी भारत विशेषतः अवध में लागू थी। स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों एवं उनके वंशानुगत उत्तराधिकारियों के लिए लगान की दर निश्चित कर दी गई, जिसे भविष्य में बदला नहीं जा सकता। जमींदारों को अपनी सेवाओं के बदले 1/11 भाग अपने पास रखकर शेष 10/11 भाग जो राजस्व सरकार के पास जमा करवाना होता था। जमींदार द्वारा निर्धारित राजस्व जमा नहीं करवाने अथवा कम जमा करवाने पर उसकी जमींदारी पूर्ण या आंशिक रूप से नीलाम की जाती थी। बंगाल में इसका प्रारंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो स्थायी बंदोबस्त की जो शुरुआत की थी बंगाल में, वो की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें से गलत युग्म कौन सा है वो बताना है। स्थायी बंदोबस्त जो बंगाल में शुरू की, रेतवाड़ी दक्कन महलवाड़ी व्यवस्था जो अवध में शुरू की गई, तो उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गलत कथन पूछा, गलत एक भी नहीं है, सारे हैं जो सही है। ए वैसे तीनों सही है, तो गलत उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। रजनी रजनी पाम दत्त के अनुसार कुल क्षेत्र का 19% इस्तेमरारी बंदोबस्त, 30% महलवाड़ी तथा 51% रेतवाड़ी के अधीन था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का बनारस खंड, उत्तरी कर्नाटक और मद्रास के उत्तरी भाग, रेतवाड़ी व्यवस्था मद्रास, बंबई, सिंध, असम और कुर्ग तथा महलवाड़ी व्यवस्था उत्तरी पश्चिमी प्रांत, वर्तमान उत्तर प्रदेश, केंद्रीय प्रांत और ग्राम सभा के नाम से पंजाब में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से हमें गलत कथन बताना है कि कौन सा जो कथन है वो गलत कथन है। गलत कथन पूछा है पहला, 1862 तक ब्रिटेन में कपास का 90% से अधिक आयात भारत से होता था। तो ये बात सही है। 1860 तक तो ब्रिटेन में जो भारतीय कपास का आयात होता था वो बहुत कम था। लेकिन जब अमेरिका में गृह युद्ध फैला, उसके पश्चात जो अमेरिका से कपास कम आने लगी, उसके पश्चात भारत जो 1862 तक ब्रिटेन में 90% से अधिक आयात भारत से होने लगा था। तो पहला सत्य है। दूसरा, 1857 में ब्रिटेन ने कॉटन सप्लाई एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो यह बात भी सत्य है। तीसरा नंबर, 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चा कपास का 3/4 आयात अमेरिका से होता था। तो कपास का जो 3/4 भाग है ये पहले अमेरिका से आयात होता था, लेकिन अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ जाने के बाद ये भारत से होने लगा था। तो इसमें तीनों ही सत्य है। इसमें पूछा गलत कथन कौन सा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं है गलत। यह नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। इसमें कहा गया द नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक है, तो इसमें तो गलत एक भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से यह नहीं होगा, यह होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ब्रिटेन की कपास मिलों को आपूर्ति करने वाला 75% कपास अमेरिकी दक्षिण से आता था और उस कपास का उत्पादन करने वाला श्रम दासों से आता था। 1860 में
भारत ब्रिटिश कपास आयात का 31% आपूर्ति कर रहा था, लेकिन अमेरिका में गृह युद्ध फैलने के कारण 1862 में आपूर्ति बढ़कर 90% हो गई। कपास आपूर्ति संघ 1857 में ब्रिटेन में स्थापित किया गया। इसका लक्ष्य दुनिया भर के उन क्षेत्रों में कपास उत्पादन को प्रोत्साहित करना है जो इसके विकास के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉर्डियन विचारों से आप क्या समझते हैं? तो रिकॉर्डियन के जो विचार है उनसे आप क्या समझते हैं? इसमें सुझाव दिया गया था कि भू स्वामी को केवल एक निश्चित समय तक प्रचलित औसत लगान लगान पर ही दावा करना चाहिए। तो ये बात है जो सत्य है। तो ए नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। डेविड रिकार्डो एक शास्त्रीय अर्थशास्त्री ने 1817 में आर्थिक लगान की उत्पत्ति और प्रकृति को समझाने के लिए एक सिद्धांत विकसित किया। इसमें सुझाव दिया गया कि भूस्वामी को केवल एक निश्चित समय पर प्रचलित औसत लगान पर ही दावा करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने और सिमन कानून क्यों पारित किया, जिसमें कहा गया कि साहूकारों और रैयतों के बीच हस्ताक्षरित ऋण बोर्ड की वैधता केवल 3 वर्षों के लिए होगी। तो यह क्यों पारित किया गया? किसानों की भलाई की कामना करने के लिए, वह साहूकारों के लिए अधिक लाभ सुनिश्चित करना, ये दोनों भी नहीं है। तीसरा, वे न्यायिक प्रणाली की पवित्रता की रक्षा करना चाहते थे, तो ये भी नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। यह नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1859 में परिसीमा कानून बनाया। यह कानून साहूकारों और रैयतों किसानों के बीच हस्ताक्षरित ऋण अनुबंध पत्रों पर आधारित था। इस कानून के अनुसार ऋण अनुबंध पत्रों के लिए कोई भी कानूनी आवेदक नहीं होगा और साहूकारों और रैयतों के बीच ऋण अनुबंध पत्रों के लिए केवल 3 वर्षों के लिए हस्ताक्षर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शासनकाल में कृषि से संबंधित निम्नलिखित कथनों को सही कालक्रम में लगाए। तो यहाँ पर जो अंग्रेजी काल में जो कृषि संबंधी जो कुछ कानून बने थे, कृषि संबंधी कुछ यहाँ वक्तव्य दे रखे हैं जिनको हमें कालक्रम में लगाना है। तो सबसे पहले नंबर पर जो आएगा वो आएगा, एक पहले नंबर पर है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस डिवीजन और उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई। तो यह लागू की थी 1793 में। दूसरे नंबर पर है महालवाड़ी व्यवस्था, उत्तरी प्रांत के प्रमुख क्षेत्रों मध्य प्रांत पंजाब के क्षेत्र में लागू की गई। तो ये पंजाब के क्षेत्रों में लागू की थी लगभग 1833 के आसपास। दक्कन में जो कृषि आंदोलन हुए थे, तो दक्कन के कृषि आंदोलन हुए थे 1875 के अंदर। और द नंबर है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजी प्रशासन ने भारत को एक विशाल जागीर दी। तो यह सबसे पहले आएगा। सबसे पहले द नंबर आएगा। द के बाद है जो ए नंबर जो 1793, उसके पश्चात ब नंबर जो 1837 और फिर स नंबर 1875। तो द, ए, ब और स 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। द ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेजी प्रशासन ने भारत को एक विशाल जागीर दी। उसके पश्चात आएगा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस डिवीजन उत्तरी कर्नाटक में लागू की। फिर महालवाड़ी व्यवस्था उत्तरी प्रांत के प्रमुख क्षेत्र मध्य प्रांत पंजाब के क्षेत्रों में लागू की गई। और सबसे अंत में आएगा दक्कन में कृषि आंदोलन जो लगभग 1875 के आसपास हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भू राजस्व संग्रहण की विभिन्न व्यवस्थाओं में से ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे प्रारंभ किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे प्रारंभ किया था इसमें? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने रैयतवाड़ी किया था, स्थायी बंदोबस्त किया था और महलवाड़ी भी किया था। तो एक से अधिक। द नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त के बारे में किसने कहा था कि स्थायी बंदोबस्त इंग्लैंड की जमींदारी व्यवस्था के प्रति लॉर्ड कॉर्नवालिस के पूर्वाग्रह के कारण न था? तो यह बात किसने कही थी? तो यह कही थी सरकार दत्त ने। तो 6 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया, लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं। यह बात किसने कही थी? तो यह बात कही थी रजनी पाल्म दत्त ने। ए नंबर ऑप्शन। उपरोक्त कथन रजनी पामदत्त का है। रजनी पामदत्त 1896 से 1974, जिन्हें अक्सर आर पामे दत्त के नाम से जाना जाता है, एक पत्रकार और सिद्धांतकार थे। उनकी ऐतिहासिक कृति इंडिया टुडे जो पहली बार 1940 में इंग्लैंड में प्रकाशित हुई थी, भारतीय राज्य के राजनीतिक इतिहास पर एक संपूर्ण ग्रंथ थे। हालांकि भारत में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के औद्योगिक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति ही भारतीय हस्तकारी के निर्यात के पतन के लिए जिम्मेदार थी। यह किसने कहा था? तो यह बात कही थी ए आर देसाई ने। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ए आर देसाई भारतीय समाजशास्त्री, मार्क्सवादी और सामाजिक कार्यकर्ता थे। ए आर देसाई का विचार पूंजीवाद पूर्व भारतीय सामाजिक संरचना की विशेषता को देश की जातीय व्यवस्था के साथ ही
उजागर करने का भी था। उन्होंने भूमि में निजी संपत्ति के अभाव वाले उस आत्मनिर्भर ग्राम समुदाय की प्रगति पर प्रकाश डाला जो ब्रिटिश पूर्व भारत में कृषि व्यवस्था का प्रमुख घटक हुआ करता था। उन्होंने कृषि के रूप परिवर्तन, शहरी हस्तशिल्प की अवनति और ग्रामीण कारीगरों, उद्योगों के पतन व विनाश संबंधी सामाजिक परिणामों को भी दर्शाया। ये गांव के शिल्प उद्योग ही थे जिन्होंने गांव की आर्थिक निरंकुशता के औद्योगिक स्तंभ का गठन किया, जबकि दूसरा स्तंभ आत्मनिर्भर ग्राम कृषि था। ए देसाई की कुछ महत्वपूर्ण कृतियां निम्नलिखित है, जिनमें सबसे पहली है रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म जो 1960 में आई, और रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया जो 1969 की है, स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया एसेज इन डिसेंट 1975 की, और इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट ए मार्क्सिस्ट अप्रोच 1984 की। ये जो कृतियां ये AR देसाई की कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजमानी प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो जजमानी प्रथा के बारे में यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि जजमानी प्रथा के बारे में कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो सबसे पहला है कि जजमानी प्रथा ग्रामीण शिल्पियों द्वारा कृषक परिवारों को फसल में उनके हिस्सों के एवज में परंपरागत रुपए एवज में निश्चित दिए जाने को आधारित था। तो ए नंबर है जो सत्य है। बे नंबर, ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा बनाए गए एक आदर्श गणदेवता द्वारा वर्ष 1920 व 1930 के दशक में पश्चिमी बंगाल के आंतरिक जिले के ग्रामीण जिले का वर्णन किया गया। तो बे नंबर भी सत्य है। छह नंबर, गणदेवता को जजमानी प्रथा के पतन के रूप में चित्रित किया गया, यह भी सत्य है। दे नंबर, जजमानी प्रथा ब्राह्मणों द्वारा उनके जजमानों को प्रदत्त की जाने वाली धार्मिक सेवाओं तक सीमित थी, तो यह गलत है। यह ब्राह्मणों द्वारा नहीं बल्कि ग्रामीण शिल्पियों द्वारा कृषक परिवारों को उनके फसलों के हिस्से के एवज में दी जाने वाली थी, तो द नंबर गलत हो गया। यह नंबर, ब्रिटिश उपनिवेशिक काल में जजमानी प्रथा नगरीय जीवन का एक भाग थी, तो यह नगरीय जीवन का नहीं बल्कि ग्रामीण जीवन का भाग थी, तो यह भी गलत है। तो ए, बे और स तीन है जो इसमें सही होंगे, तो बे नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें से हमें बताना है कि कौन कौन से कथन जो सत्य हैं। सबसे पहला, बेंटिंग ने 1834 में चाय समिति टी कमेटी का प्रस्ताव रखा था, तो यह सत्य है। बंगाल के ग्लोस्टर के किले पर प्रथम कॉफी कृषि प्रारंभ की गई, तो बे नंबर भी सत्य है। मिडन ने कहा था कि फ्रोकोइस ग्रांड ने बंगाल में प्रथम इंडिको फैक्ट्री शुरू की, तो यह बात मिडन ने नहीं की, छह नंबर गलत है। दे नंबर, जब बंगाल में वेली मिल्स की स्थापना की गई तब से मशीन निर्मित कागज का उत्पादन प्रारंभ हुआ, यह भी सत्य है। और यह नंबर है कि मेजर एंड्रयू डक्कर ने 1808 में सलेम इस्पात की गुणवत्ता के बारे में मद्रास सरकार का ध्यान आकर्षित किया था, तो यह भी है जो गलत है। तो इसमें ए, बे और दे, तो तीन नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सन 1834 में एक चाय समिति बनाई। अनुसंधान करने पर पता चला कि यहाँ और चीन की चाय में विशेष फर्क नहीं है, और इसकी इनकी खेती टीलों या पहाड़ियों के बीच असम के मैदानी इलाकों में भी की जा सकती है। इसके बाद 1837 में डिब्रूगढ़ के पास सबूबा में चाय बागान लगाया गया। आधुनिक तकनीक पर आधारित कागज उद्योग से संबंधित प्रथम कागज उत्पादक मिल की स्थापना सन 1870 ईस्वी में कलकत्ता के निकट हुगली नदी के तट पर बेली या बाली नामक स्थान पर की गई थी। विशेष, भारत में पहली कपास मिल 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लस्टर में स्थापित की गई थी, लेकिन वह एक व्यावसायिक विफलता थी। भारत में दूसरे कपास मिल की जो स्थापना ये केजीएन डाबर ने 1854 में की थी, और इसका नाम बॉम्बे स्पिनिंग एंड वेविंग कंपनी रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक औपनिवेशिक शासन के दौरान सोरा के निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वह था बिहार, तो 6 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक बोली लगाने वाले भू राजस्व वसूल करने का अधिकार देने वाली व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? तो यह किया था क्लाइव ने, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे स्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है? तो फिलिप फ्रांसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1793 में बंगाल के चिरस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? तो यह करने वाले थे कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने भू लगान को स्थायी रूप से निश्चित करने का पक्ष नहीं लिया था? तो वह थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो भू राजस्व को स्थायी रूप से जो लागू करने का वो इसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के स्थायी बंदोबस्त का विचार आगे बढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं था? तो मॉन्टगोमरी मार्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश अधिकारी ने बंगाल में
जमींदारों के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया था। तो यह विरोध किया था जेम्स ग्रांट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस के किस सलाहकार ने स्थायी बंदोबस्त के प्रस्ताव का विरोध किया? तो ये विरोध किया था जॉन शोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था का विरोध सर जॉन शोर के द्वारा किया गया? तो स्थायी बंदोबस्त। पहले कॉर्नवालिस का विचार था कि 10 वर्षों के लिए एक अल्पकालिक बंदोबस्त किया जाए और उसे अंत में स्थायी बना दिया जाए। इसके बदले में उसने निर्णय किया कि तुरंत ही स्थायी बंदोबस्त योजना चला दी जाए। बदलते हुए विचार उसके अधिकांश सलाहकारों, जिनमें शोर और ग्रांट भी थे, के विचारों के विरुद्ध थे। ग्रांट स्वभावतः चाहता था कि इस तरह की अखंडनीय कार्यवाही स्थगित कर दी जाए तथा भूमि के स्वामित्व संबंधी अधिकार के प्रश्न का निर्णय लेने से पूर्व कागजातों का भी और पूरा अध्ययन कर लिया जाए। शोर की इच्छा थी कि इसे अभी स्थगित रखा जाए और उचित सर्वेक्षण हो, जिससे सरकार ठोस एवं न्याय संगत आधार पर कर निर्धारण कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जॉन शोर ने कहा कि भूमि व्यवस्था में परिवर्तन किया। तो यह क्या था? बंगाल में। बंगाल में भूमि कर के स्थायी व्यवस्था के लिए अंग्रेजी कंपनी ने समझौता किसके साथ किया था? तो जमींदारों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बंदोबस्तों में किसमें जमींदार भू राजस्व संग्रहण करने में मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में थे? तो यह था स्थायी बंदोबस्त, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1793 में बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर गलत कथन कौन सा है यह हमें बताना है। तो यहाँ पर जो कुछ कथन दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहला कथन है कि जमींदार और राजस्व संग्राहकों के सरकार के एजेंट के रूप में सिर्फ भू राजस्व का संग्रहण ही नहीं करना था, बल्कि उन्हें जमीन का मालिक भी होना था। तो यह बात तो सही है, इसमें हमें बताना है गलत कथन। तो पहला तो सही है। दूसरा, जमींदार किसानों से प्राप्त राशि या अन्न का आधा हिस्सा यानी कि 1/2 भाग किराए के रूप में देते थे और शेष अपने पास रखते थे। तो ऐसा नहीं है। जमींदार जो 1/11 भाग अपने पास रखते थे और 1/10 भाग है ये कंपनी को जमा कराते थे। तो 2 नंबर है जो इसमें गलत है। 3 नंबर, अगर अगर फसल नष्ट हो जाती है तो सरकार किसानों को किराए में छूट देती थी। तो ये बात गलत है, सरकार किसी प्रकार की छूट नहीं देती थी। भूमि पर उनके अधिकार को पैतृक तथा हस्तांतरणीय बनाया गया था। तो ये सही है। तो इसमें गलत कथन पूछा है तो 2 नंबर और 3 नंबर, 6 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर भी कुछ कथन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि सही कथन कौन कौन से हैं। सबसे पहला, जमींदारों को उनके भूमि के स्वामित्व से वंचित कर दिया गया। तो वंचित नहीं किया था, ये बात तो गलत है। दूसरा, रैयतों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया, यह सत्य है। कंपनी के लिए स्थायी आय सुनिश्चित की, यह भी सत्य है। जमींदारों को ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थक बनाया, यह भी सत्य है। तो 2, 3 और 4 सही है और ए जो गलत है। तो इसमें सही कथन बताने हैं 2, 3 और 4। तो बे नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। स्थायी बंदोबस्त के बारे में क्या सही नहीं है? तो इस बार पूछा कि गलत कथन कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत कथन, जमींदारों को मालिकाना जो अधिकार प्रदान किया गया, तो यह तो सत्य है। सदा के लिए भूमि राजस्व निर्धारित कर दिया गया, यह भी सत्य है। 2 गुनी दर पर राजस्व का निर्धारण किया गया था, यह भी सत्य है। तो इसमें गलत कथन पूछा तो 6 नंबर जो गलत हो जाएगा, रैयतों को मालिकाना अधिकार प्रदान किया गया, तो यह 6 नंबर जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त के अधीन जमा किए गए भू राजस्व में जमींदारों का अंश था। तो जमींदारों का अंश 1/11 भाग था और 10/11 भाग जो कंपनी को देना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर भी 2 कथन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन है जो सत्य है। तो पहला कथन, जमींदारों द्वारा संग्रहित किए जाने वाले राजस्व में सरकार का 70% निर्धारित किया गया था। तो 70% नहीं था, सरकार का जो 10/11 भाग था। तो पहला जो गलत है। दूसरा, यदि किसी जमींदार द्वारा नियत तिथि तक सरकार का भाग जमा न कराया जा सके तो उसकी जमींदारी नीलाम की जाती थी। तो ये जो सत्य है। तो इसमें सही कथन पूछा तो केवल 2, 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कथन स्थायी बंदोबस्त की विशेषताओं में से नहीं है? तो स्थायी बंदोबस्त की विशेषता कौन सी नहीं है? इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया। तो यह सत्य है। इसमें 3 पक्ष थे, सरकार, जमींदार और रैयत, यह भी सत्य है। इस व्यवस्था द्वारा भू राजस्व स्थायी तौर पर सुनिश्चित किया गया, यह भी सत्य है। भू राजस्व के रूप में एकत्रित की जाने वाली कुल राशि 4 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी। तो कुल राशि 4 करोड़ रुपए नहीं थी, तो यह जो गलत है। तो 2 नंबर इसका गलत हो गया, जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं,
कथन ए और कारण आर। कथन इसमें बताना है कि कौन सा सही है। कथन ए में है कि 1793 में बंगाल में लागू किए गए स्थायी बंदोबस्त की मूलभूत बात थी कि सदैव के लिए कर निर्धारण करना। तो ये सत्य है। कॉर्नवालिस का विश्वास था कि जमींदार अपने भूमि का विकास करेंगे। तो ये भी सत्य है। तो ए और आर दोनों सही है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थायी बंदोबस्त का मुख्य प्रतिफल नहीं था? तो वह था कृषि उत्पादन को विशेष बढ़ावा मिला। तो कृषि उत्पादन को कोई बढ़ावा नहीं मिला था। तो द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्थायी बंदोबस्त के गुणों में नहीं था? तो इसने इसने सरकार के लिए वार्षिक नियमित भू राजस्व निश्चित किया। तो ये तो सत्य है। सरकार स्थायी बंदोबस्त को परिवर्तित कर समय समय पर होने वाले बंदोबस्त से मुक्त हो गई। तो यह भी सही है। इसने कंपनी के लिए एक निष्ठावान जमींदार वर्ग का निर्माण किया। यह भी सही है। इसने किसानों के हित को सुरक्षित किया। तो किसानों का इसमें हित नहीं बल्कि अहित हुआ था। तो द नंबर है जो गलत है, जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू राजस्व प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में किसी एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है। तो किस एक को देखा जाता है? तो रैयतों की तुलना में जमींदारों की स्थिति अधिक सशक्त हुई थी। तो पहला ही जो ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। स्थायी बंदोबस्त स्थायी बंदोबस्त में जमीन का मालिकाना हक जमींदारों को दे दिया गया, जिन्हें पहले वे केवल माल गुजारी वसूल करने का अधिकार था। किसान इस बंदोबस्त में घाटे में रहे, उन्हें जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया। उनके परंपरागत दखली अधिकारों की उपेक्षा की गई। अब वे काश्तकार बनकर रह गए। जमींदारों द्वारा उन्हें दिए गए पट्टे लिखित समझौते जिसमें देय माल गुजारी देय होती थी कि शायद ही कभी पालना की होती थी। न किसान पट्टे की व्यवस्था को पसंद करते थे, क्योंकि अधिकारों व दायित्वों के किसी भी औपचारिक रिकॉर्ड से उन्हें नुकसान का भय सताता रहता था। इस तरह मालगुजारी की भारी मांग किसानों के सिर पर डाल दी गई, जिसके साथ कई कई बार गैर कानूनी करों की मांग भी की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की जाती थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों को पट्टा जारी नहीं किया गया। इसका क्या कारण था? तो इसका कारण था खेतीहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। तो सही नंबर ऑप्शन। कॉर्नवालिस ने लिखा है कि मुझे इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि जमींदारों ने रैयतों को बिना किसी कठिनाई के पट्टा दिलाया जा सकेगा। जमींदारों को प्रत्येक रैयतों को पट्टा देना था। पट्टे के लिए तकनीकी शब्द जोनाजत 1 नवंबर 1791 में अधिकृत अनुसूचित किया गया कि जमींदारों और लगान भोगियों को बंगाल में बंगला संवत 1198 सन 1792 में और बिहार उड़ीसा के फसली और विलायती साल 1198 के अंत तक उन आज्ञाओं के अनुरूप पट्टा तैयार कर रैयतों को देने का समय दिया गया था। न तो जमींदारों को पट्टा देने में कोई दिलचस्पी थी और न रैयतों को लेने में। रैयतों को भय था कि पैमाइश होने पर उनकी गुप्त जमीनों का पता चल जाएगा। अगर पैमाइश के फलस्वरूप रैयतों का लगान का भार अधिक बढ़ जाता है तो वे पट्टा लेने के इच्छुक नहीं होते, और अगर लगान घट जाता है तो जमींदार पट्टा देने में दिलचस्पी नहीं दिखाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में ग्रामीण समाज के चिरस्थायी बंदोबस्त का परिणाम क्या था? तो इसका परिणाम था कि धनी किसानों के एक समूह ने, जिसे जोतदार कहा जाता था, गांव में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में सफलता पाई। तो बे नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत रे तथा रतन लेखा रे ने ग्रामीण समाज पर स्थायी बंदोबस्त 1793 के प्रभाव की व्याख्या हेतु निम्नलिखित में से किस अवधारणा या परिकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो वह किया था जोतदार परिकल्पना। स्थायी बंदोबस्त ने गरीब खेतिहरों को कोई राहत नहीं दी। इन्होंने केवल शक्तिशाली धनी जोतदारों किसानों के एक वर्ग की स्थिति मजबूत की, जिनके बारे में माना जाता है कि गांव के प्रत्येक स्तर पर वास्तविक नियंत्रण उन्हीं का था। जैसा कि रजत रे और रत्न लेखा रे का तर्क है, रे और रे का तर्क है कि उपनिवेशी नीतियों से आए परिवर्तनों के बावजूद इन वर्ग की शक्ति और ग्रामीण समाज पर उसकी पकड़ अप्रभावित रही, और उपनिवेशी बंगाल के ग्रामीण सामाजिक ढांचे की बुनियादी निरंतरता इसी बात में थी कि इस जोतदारी प्रस्तावना पर तीखा हमला करते हुए सुगत बोस ने लिखा है कि जोतदारों का ऐसा प्रभुत्व उत्तरी बंगाल तक ही सीमित था। बोस के अनुसार शेष बंगाल में खेतीहर अर्थव्यवस्था की दो अन्य सुस्पष्ट पद्धतियां स्पष्ट अस्तित्व में थी। पश्चिमी बंगाल में किसानों की जोत और
स्वधारक श्रमिकों की एक समन्वित व्यवस्था तथा पूर्वी बंगाल में किसानों की छोटी जोतों की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त के बारे में आर.सी. दत्त के क्या विचार थे? तो स्थायी बंदोबस्त के बारे में आर.सी. दत्त के इसमें विचार पूछे तो आर.सी. दत्त के विचारों के बारे में जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बात कही है। कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि आर.सी. दत्त ने इसका पूर्ण समर्थन किया था। कुछ इतिहासकारों ने माना है कि सैद्धांतिक आधार पर इसका विरोध किया था। तो इसके बारे में जो पूर्ण स्पष्ट आंसर को कोई सा भी नहीं है, तो इसको जो एक बोनस क्वेश्चन माना गया था। स्थायी बंदोबस्त पर आर.सी. दत्त के विचारों की व्याख्या इतिहासकारों में भिन्न भिन्न है। विद्याधर महाजन, जिन्होंने आधुनिक भारत का इतिहास एस चंद एंड कंपनी लिमिटेड नई दिल्ली 2001 में लिखा था, उसमें लिखा है कि आर.सी. दत्त के अनुसार यदि किसी जाति की संपन्नता तथा प्रसन्नता, बुद्धि तथा सफलता की कसौटी है तो 1793 की स्थायी भूमि व्यवस्था भारत में ब्रिटिश जाति द्वारा किए गए कार्यों की सबसे अधिक बुद्धिमत्ता तथा सफलतम कार्य है। उन्होंने आगे कहा कि स्थायी भूमि व्यवस्था भारत में अंग्रेजों ने गत 1.5 शताब्दी के शासन का एक ऐसा कार्य है जिसके कारण यहाँ के निवासियों के आर्थिक हित की सबसे अधिक रक्षा हुई है। वी.एल. ग्रोवर व यशपाल, जिनकी पुस्तक है आधुनिक भारत का इतिहास एस चंद एंड कंपनी लिमिटेड नई दिल्ली में लिखा है कि यदि रमेश चंद्र दत्त ने जैसे भारतीय राष्ट्रवादियों ने इस स्थायी व्यवस्था को अपना समर्थन दिया है तो उसका कारण केवल यह है कि वे स्वयं इसी वर्ग विशेष से आए थे। विपिन चंद्र ने अपनी पुस्तक भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास में स्थायी बंदोबस्त पर आर.सी. दत्त के विचारों का विस्तार से मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि राजस्व के स्थायी बंदोबस्त की निरंतर वकालत करने के कारण आर.सी. दत्त को जमींदारों का पिट्ठू होने की उपाधि दी गई। वस्तुतः आर.सी. दत्त तथा अन्य नेताओं पर राजस्व के स्थायी बंदोबस्त के संबंध में लगाए गए आरोप सर्वथा निराधार है। 1874 में ही एक युवा अधिकारी के रूप में आर.सी. दत्त ने स्थायी बंदोबस्त पर सशक्त प्रहार किया और इसे कॉर्नवालिस की जबरदस्त गलती कहा था। इसके साथ यह भी दर्शनीय है कि सरकारी अधिकारी के रूप में जमींदारों और उनके स्थायी बंदोबस्त के लिए स्थायी घृणा के कारण उन्हें जमींदारों से सदैव अपयश और तिरस्कार ही मिला है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि समय बीतने के साथ साथ बंगाल के स्थायी बंदोबस्त के प्रति उनकी अरुचि नरम पड़ती गई और यहाँ तक कि बाद में एक प्रकार से मर्यादित प्रशंसा के रूप में भी बदल गई। फिर भी उनके दिमाग में यह बात स्पष्ट थी कि देश के अन्य भागों में बंगाल पद्धति के विस्तार की चर्चा करना निरर्थक ही नहीं बल्कि गलत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्थायी बंदोबस्त एक दुखमयी एवं भयंकर भूल है? तो यह बात कही थी टी.आर. होम्स ने। कैनिन लॉरेंस स्कूल, मिल स्कूल और मेयो नॉर्थबुक स्कूल किस प्रशासनिक विवाद से संबंधित है? तो यह स्थायी बंदोबस्त का क्रियान्वयन जारी रहना, इसके पर जो विस्तार किया था इसके से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेतवाड़ी भूमि बंदोबस्त प्रवर्तक कौन था? रेतवाड़ी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक कौन था? तो वह थे थॉमस मुनरो। रेतवाड़ी बंदोबस्त सर्वप्रथम कहाँ क्रियान्वित किया गया? तो मद्रास और बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रेतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था? तो वह थे इनमें अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। तो 2 नंबर और 3 नंबर। कॉर्नवालिस रेतवाड़ी का प्रयोग 1792 में अलेक्जेंडर रीड ने 12 महल यानी कि 12 महल में आरंभ किया और मुनरो को जब 1801 में समर्पित जिलों का राजस्व प्रशासन संभालने को कहा गया तो उसने इसे जारी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से बताना है कि कौन सा जो रेतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में कथन सही है या गलत है। तो पहला है कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, तो ये सत्य है। दूसरा, सरकार रेत को पट्टे देती थी, ये भी सत्य है। तीसरा, कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, तो ये भी सत्य है। तो 1, 2 और 3 तीनों सही है, तो द नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेतवाड़ी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रेतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन कौन सा सत्य है। तो सबसे पहला है कि यह सीधे किसानों के साथ बनी थी, तो ये सत्य है। दूसरा, किसान अपनी भूमि बेच सकते थे, यह भी सत्य है। तीसरे में कहा गया है कि भूमि राजस्व समय समय पर परिवर्तित किया जाना था, तो यह भी सत्य है। और चौथा है कि समस्त भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण तुरंत किया गया था, तो तुरंत नहीं किया गया था, तो द नंबर है जो गलत है। तो 1, 2 और 3 सत्य है, तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
बंदोपाध्याय ने लिखा है कि मद्रास में अनेक क्षेत्रों में कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया गया और किसी रेत पर कर गांव के कागजात के आधार पर मनमाने ढंग से तय किया गया। यह व्यवस्था पुरचुट के नाम से जानी गई, जिसमें एक रेत की मालगुजारी हर खेत पर अलग अलग नहीं तो उसके सभी खेतों के आधार पर तय की जाने लगी, जिन पर सिंचाई की सुविधाएं अलग अलग होती थी, इसलिए उनकी जिनकी उत्पादकता में भी भिन्नता होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं जिनमें से हमें बताना है कि कौन कौन से सत्य हैं। तो सबसे पहला है कि छोटे कृषकों के साथ बंदोबस्त किया जाता था, तो ये सत्य है। दूसरे, कृषकों को भूमि पर सभी अधिकार उपलब्ध थे, बशर्ते कि वे एक निश्चित राजस्व का भुगतान करें जो कि राज्य के लिए ग्राम प्रमुख द्वारा एकत्रित किया जाता था। तो यह ग्राम प्रमुख के द्वारा नहीं, बल्कि ये राज्य के कुछ नौकरे थे, उनको भेजकर उनके द्वारा एकत्रित किया जाता था। तो 2 नंबर जो गलत है। तीसरा, बंदोबस्त किया जाता था तथा उसका निश्चित समय के लिए नवीनीकरण किया जाता था, जिस दौरान रैयत को भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता। तो 3 नंबर यह सत्य है। तो 1 और 3 सही है। तो ए नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। आर सिद्धत मजूमदार राय चौधरी, जिन्होंने भारत का वृहत इतिहास खंड 3 में लिखा है कि 1855 तक जाकर रैयतवाड़ी व्यवस्था का पूर्ण विकास हुआ था। इस प्रणाली का सार यह है कि बंदोबस्त छोटे किसानों के साथ होता था, जो जमीन पर पूरे अधिकार रखते थे। उन्हें सिर्फ एक निश्चित मालगुजारी देनी होती थी, जो राज्य के सीधे नौकरों द्वारा इकट्ठा करता था। बंदोबस्त निश्चित अवधियों के लिए दिया जाता था और उनका पुनर्नवीनीकरण होता था। साधारणतः यह अवधि 30 वर्ष होती थी। इसी बीच रैयत को जमीन से नहीं निकाला जा सकता था और न उसे कोई अतिरिक्त रकम देनी होती थी। फसल होने पर सब खर्चों के बाद बचे हुए भाग का आधा इस बंदोबस्त में सरकारी हिस्सा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर के पिंगल ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भूमि के सर्वेक्षण के पश्चात राज्य की भू राजस्व मांग को उत्पाद के शून्य मूल्य का कितना प्रतिशत तय था? तो यह 55% है जो तय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व दर अंततः शुद्ध उपज का 50% निर्धारित करना एवं बंदोबस्त 30 वर्ष के लिए निर्धारित करना किस वर्ष किया गया? तो यह किया था 1864 के अंदर। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। तो ये रैयतवाड़ी जो भू राजस्व संग्रह था ये दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्रचलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवाड़ी व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से हमें असत्य कथन बताना है कि असत्य कथन कौन से हैं। तो यहाँ पर चारों कथन दे रखे हैं, इसमें से सत्य कौन सा है और असत्य कौन सा है। तो पहला, यह पंजाब के बड़े हिस्से, संयुक्त प्रांत और अधिकांश सेंट्रल प्रोविंस पर में लागू किया गया। तो यह बात सत्य है। दूसरा, भूमि संयुक्त रूप से ग्रामीण समुदाय की होती थी, जिसे तकनीकी रूप से सहज जिम्मेदारी की इकाई कहा जाता था। तो यह भी सत्य है। तीसरा, राजस्व की अदायगी ग्राम समुदाय का सामूहिक दायित्व था, व्यक्तिगत दायित्व को पूरी तरह समाप्त किया गया। तो व्यक्ति दायित्व को समाप्त नहीं किया गया था, व्यक्ति अपने स्तर पर भी दे सकता था और ग्राम समुदाय का सामूहिक दायित्व भी था। तो 3 नंबर है जो इसका गलत है। और चौथा, लोगों ने ग्रामीण समुदाय के मुखिया लंबदार के साथ इकरारनामे पर दस्तखत किए थे, जो समुदाय का राजस्व सरकार को अदा करने के लिए जिम्मेदार था। तो ग्रामीण समुदाय के मुखिया के साथ जो इकरारनामे पर जो दस्तखत हुए थे वह गांव के लोगों के साथ नहीं बल्कि कंपनी के साथ हुआ था। तो 4 नंबर भी गलत है। तो इसमें गलत कथन पूछा 3 और 4। तो 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ग्राम समुदाय सम्मिलित रूप से भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी होता था, लेकिन व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए कौन गवर्नर जनरल इलाहाबाद आया था? तो इलाहाबाद आने वाले गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक 4 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। बेंटिक ने मालवाड़ी व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार लाने के उद्देश्य से जनवरी 1833 में इलाहाबाद में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1833 का रेगुलेशन एक्ट पारित किया गया। इस रेगुलेशन द्वारा कुछ परिवर्तनों के साथ मालवाड़ी व्यवस्था पंजाब व मध्य भारत में भी लागू कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश अधिकारी ने उत्तर भारत में व्याप्त अनिश्चित भू संपत्तियों की स्थितियों के बारे में यह लिखा है कि इस क्षेत्र की भूधारक संपत्ति एक अत्यधिक व्यापक एवं दुखद क्रांति से ग्रस्त है? तो यह बात कही थी होल्ड मैकेंजी ने। 1855 का सहारनपुर कानून किससे संबंधित है? तो यह राजस्व से संबंधित कानून है।
लॉर्ड डलहौजी ने 1855 में सहारनपुर नियम के अनुसार महलवाड़ी व्यवस्था में भाटा का 50% भूमि कर के रूप में लेने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महलवाड़ी प्रथा किसके साथ राजस्व बंदोबस्त हुआ था? तो महलवाड़ी व्यवस्था का जो राजस्व बंदोबस्त हुआ था यह हुआ था ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा महलवाड़ी बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू किया गया? तो यह कौन से क्षेत्र में लागू किया था? तो यह पंजाब, राजपूताना, बिहार, बंगाल, असम, बम्बई, मद्रास है। तो इन किसी क्षेत्रों में लागू नहीं हुआ था। यह जो लागू हुआ था यह हुआ था संदर्भ पुस्तकों में राजपूताना में अंग्रेजी द्वारा किसी भी बंदोबस्त लागू करने के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि अजमेर को छोड़कर शेष राजपूताने पर देसी रियासतों का अधिकार था। रजनी पामदत्त के अनुसार कुल क्षेत्र का 19% इस्तेमारी बंदोबस्त, 30% महलवाड़ी, 51% रैयतवाड़ी के अधीन था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का बनारस खंड, उत्तरी कर्नाटक और मद्रास के उत्तरी भाग। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास, बंबई, सिंध, असम और कुर्ग तथा महलवाड़ी जो व्यवस्था है यह उत्तरी पश्चिमी प्रांत, वर्तमान उत्तर प्रदेश, केंद्रीय प्रांत और ग्राम सभा के नाम से पंजाब में लागू की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश और पंजाब का क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश और पंजाब का क्षेत्र यहाँ किसी ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पंजाब है लेकिन साथ में राजपूताना है, राजपूताना में ये व्यवस्था लागू नहीं थी। तो इनमें से कोई सा भी उत्तर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से गलत सुमेलित कौन सा है वो बताना है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो मद्रास में लागू की गई, स्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू हुई, महलवाड़ी व्यवस्था पश्चिमी प्रांत में लागू हुई और तालुकदारी बंदोबस्त जो बंबई में। तो तालुकदारी जो ये बंबई में नहीं बल्कि अवध में लागू हुई थी। तो बे नंबर जो गलत है, तो इसमें गलत पूछा है, तो बे नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालुकदारी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो तालुकदारी अभी बताया कि अवध में लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर दो सूचियां दे रखे हैं जिन्हें हमें सुमेलित करना है। एक तरफ है जो भू राजस्व की व्यवस्थाएं हैं और दूसरी तरफ है जो अंग्रेजी गवर्नर या अंग्रेजी अधिकारी है जो इन व्यवस्था से संबंधित है। तो सबसे पहला आता है स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त से संबंधित जो अंग्रेज अधिकारी है वो है थॉमस लॉ। तो एक में जो 2 नंबर होगा। दूसरा रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित अलेक्जेंडर रीड। तीसरा जो है यह महलवाड़ी व्यवस्था। तो महलवाड़ी व्यवस्था हॉलैंड मैकेंजी और बंबई सर्वेक्षण व्यवस्था जी विनगेट। तो एक में 2, 2 में 1, 3 में 4 और 4 में 3। तो ए नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि एक तरफ भू राजस्व बंदोबस्त है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित व्यक्ति है। तो सबसे पहला है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो, 1 में 4। दूसरा महलवाड़ी व्यवस्था, तो महलवाड़ी व्यवस्था में जो होल्ट मैकेंजी, तो 2 में जो 3 होगा। तीसरा पंचवर्षीय बंदोबस्त है, तो पंचवर्षीय बंदोबस्त वॉरेन हेस्टिंग्स, तो 3 में 1। और चौथा स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस, तो 4 में जो 2। तो 4, 3, 1 और 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ड नंबर। ड नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहीं पर एक तरफ कुछ व्यक्तियों के नाम और दूसरी तरफ जो भू राजस्व की व्यवस्था है उसके नाम दे रखे हैं जो हमें सुमेलित करने हैं। सबसे पहला है जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन का जो संबंध है वो है बनारस के स्थायी बंदोबस्त से। दूसरे नंबर पर है टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो का जो संबंध है ये रैयतवाड़ी व्यवस्था से है। तीसरे नंबर पर है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का जो संबंध है वह बंगाल में स्थायी बंदोबस्त से है। और होल्ट मैकेंजी जो महलवाड़ी। तो 4, 3, 4, 3, 2 और 1। तो बे नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी एक तरफ अधिकारी और दूसरी तरफ भू राजस्व की प्रणालियां दे रखी है। तो इसमें सबसे पहला है थॉमस लॉ। थॉमस लॉ जो स्थायी बंदोबस्त, अलेक्जेंडर रीड जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तीसरे नंबर पर एच ई गोल्ड स्मिथ। एच ई गोल्ड स्मिथ है जो बॉम्बे योजना से संबंधित है और होल्ट मैकेंजी जो महलवाड़ी व्यवस्था से। तो 1, 2, 4 और 3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1 नंबर। ए नंबर जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और ब्रिटिश गुजरात में लागू किया गया बॉम्बे सर्वे सिस्टम के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता थे जी विनगेट तथा गोल्ड स्मिथ। तो बे नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित ब्रिटिश अफसरों पर विचार कीजिए। इनमें मालगुजारी व्यवस्था से संबंधित व्यक्ति थे। तो मालगुजारी व्यवस्था से जो संबंधित है वो इनमें नाम आता है जेम्स ग्रांट का, जॉन शोर का और वॉरेन हेस्टिंग्स का। तो 1, 2 और 3। ड नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी दो सूचियां दे रखी है जिनको हमें सुमेलित करना है। एक तरफ भू राजस्व की प्रणालियां है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित व्याख्या है। तो सबसे पहले पर है जागीरदारी व्यवस्था। तो जागीरदारी व्यवस्था में बड़े सामंतों को आवंटित भूमि को जागीरदारी व्यवस्था कहा गया। दूसरे नंबर पर है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था है जो उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि, जिसे रैयतवाड़ी प्रथा कहा गया। तीसरे नंबर पर है माहलवाड़ी व्यवस्था। तो माहलवाड़ी व्यवस्था जो ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्त है। और चौथा है जमींदारी प्रणाली। तो जमींदारी प्रणाली है जो मालगुजारी के इजारेदार अथवा तहसीलदार को आवंटित भूमि। तो 1, 3, 4 और 2, तो बे नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला कि अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग अवधि लागू की थी। तो ये बात सत्य है। इसमें भारतीय किसान कंगाल हो गए। इससे भारतीय किसान कंगाल हो गए, लेकिन भारतीय किसान कंगाल ये अलग अलग अवधि में लागू करने से नहीं, लेकिन भू राजस्व की वजह से हुए थे। तो ये जो व्याख्या है ये इस एक की सही नहीं है, लेकिन ये बात सही है। तो ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर है जो एक की सही व्याख्या नहीं है। तो बे नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसमें भी दो कथन है जिसमें से हमें बताना है कि कौन सा सत्य है। पहला है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था की थी। तो यह बात सत्य है। दूसरा, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बनाए गए। तो यह भी सत्य है। तो ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसमें भी जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि सही कौन सा है। विभिन्न भूमि और राजस्व नीतियों के कारण भारतीय किसान अमीर हो गए। भारतीय किसान अमीर नहीं हुए थे बल्कि और गरीब हो गए थे। ब्रिटिश भूमि और राजस्व नीतियों से भारतीय किसानों को कर्जदार बना दिया। तो कर्जदार बना दिया, यह बात है जो सत्य है। तो इसमें सही विकल्प पूछा है, तो 2 नंबर है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्रिटिश राजस्व की नीतियों के फलस्वरूप भारतीय कृषक वर्ग की निर्धनता का कौन सा प्रमुख कारण था। तो इसका प्रमुख जो कारण था वह था ब्रिटिश शासन के अधिकतम काल में कृषक वर्ग पर अधिक भूमि कर लगाना। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश कृषि नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन है जो सत्य है। तो इसमें सबसे पहला जो कथन है, पहले कथन में कहा गया कि ब्रिटिश नीतियों ने कभी कभी उद्यमी रैयतों का एक वर्ग बनाने की कोशिश की जो उद्यमी जोखिम के लिए तैयार थे, जिनमें नवाचार की क्षमता थी। तो 1 नंबर सत्य है। दूसरा, किसानों के एक छोटे विशेष समूह को 1859 और 1885 में एक पक्षीय बेदखली किराया वर्दी में कानूनी संरक्षण प्राप्त थे। तो यह बात भी सत्य है। छोटी भूमि के अंग्रेज किसान व्यवस्था वाले उद्यमी किसानों के वर्ग ने कृषि क्षेत्र में सुधार किया। तो ये बात है जो गलत है। तो 1 और 2 ये दो ही सत्य है। तो 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि के व्यवसायीकरण के कारणों को चुनिए। तो कृषि के व्यवसायीकरण के कारण बताए गए इनमें से कौन कौन से जो कारण है वो कृषि के व्यवसायीकरण के कारण है। तो सबसे पहला कि भारत कच्चे माल के पर्याय के रूप में सीमित कर दिया गया, पर्याय के रूप में सीमित कर दिया, ये सत्य है। परिवहन के बेहतर साधनों ने कृषि उत्पादन के व्यापार की सुगमता बनाई, यह भी सत्य है। भू राजस्व के भुगतान का मौद्रीकरण, यह भी सत्य है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, तो यह भी सत्य है। तो 1, 2, 3 और 4 द नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ब्रिटिश शासन से संबंधित यहाँ पर 3 कथन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहला है कि 1780 में नमक का उत्पादन सरकार ने सीधा अपने पास ले लिया। तो यह बात है जो बिल्कुल सत्य है। दूसरा, 1786 में बंगाल के प्रत्येक जिले में कलेक्टर को राजस्व के निर्धारण तथा उनकी वसूली का उत्तरदायित्व दिया गया। तो यह भी सत्य है। तीसरा, 1790 में भू राजस्व 10 वर्षीय बंदोबस्त स्थायी घोषित कर दिया था। तो 10 वर्ष जो स्थायी बंदोबस्त है ये इसको लागू 1790 में किया था, लेकिन इसको स्थायी है जो 1793 में किया था। तो ये जो गलत है। तो 1 और 2 सही है और तीसरा गलत है। तो इसमें पूछा सही कथन कौन से, तो 1 और 2 बे नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण 1/3 बंगाल वंचरों का निवास योग्य जंगल में प्रत्यावर्तित हो गया।
तो यह बात कही थी कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी एशियाई कपड़ा उद्योग में गिरावट क्यों आई? तो यह गिरावट आई थी ब्रिटिश मिलों में प्रतियोगिता के कारण। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या है? तो यह ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तथ्य कर। तो बे नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? तो यह है, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए। ए नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर। तो इनमें से बताना है कि कौन सा जो सही है। ब्रिटिश विजय के परिणाम स्वरूप देशों के उद्योग धंधे चौपट हो गए, ये सत्य है। कृषि पर लोगों की निर्भरता बढ़ गई, तो ये भी सत्य है। ए और आर दोनों सही है, तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इसमें पहला है कि पारंपरिक दस्तकारी कुटीर उद्योग का ह्रास ब्रिटिश व्यापारिक नीति का परिणाम था। तो यह बात है जो बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि कारण आर, साम्राज्यवादी नीतियों ने ब्रिटिश को असीम संसाधन उपलब्ध करवाए, तो यह बात भी सत्य है। लेकिन ये जो कारण है इस कथन की सही व्याख्या नहीं है, इसलिए दो नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्य के इतिहास में उनकी दुर्दशा के बराबर कोई मिसाल नहीं मिलती। भारत में सूती कपड़ा बुनकरों की हड्डियां भारत में मैदान का रंग सफेद बना रही है। ब्रिटिश भारत बुनकरों की स्थिति के बारे में यह कथन किसने दिया? तो यह बात कही थी विलियम बेंटिंग ने। तो दो नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी काल के दौरान निरुद्योगीकरण का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था कि भारतीय बाजार इंग्लैंड से मशीन निर्मित कम मूल्यों की वस्तुओं से सटा पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विऔद्योगिकीकरण किसको संदर्भित करता है? तो यह करता है पारंपरिक शहरी केंद्रों को, स्वदेशी शिल्प की कमी को, रेगिस्तान गांवों को। तो उपयुक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। सामान्यतः विऔद्योगिकीकरण का अर्थ है परंपरागत भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन। इसके पतन में भारतीय कारीगर व दस्तकार बेरोजगार हो गए और पारंपरिक शहरी केंद्रों व दूर दराज के गांवों के स्वरूप में परिवर्तन आ गया। यही कारण है कि आधिकारिक उत्तर तालिका में विकल्प द को सही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनौद्योगिकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई, तो यह सभी सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति के साथ ही इस प्रक्रिया को तेज कर दिया गया, तो यह भी सही है। तो एक और दो दोनों सत्य है, तो बे नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। विऔद्योगिकीकरण की प्रक्रिया आरंभ 1813 से माना जाता है, जब भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म हुआ। एक एकाधिकार इंग्लैंड के प्रतिद्वंदी व्यापारिक हितों एवं उद्योगपति के तीखे प्रहार के कारण खत्म हुआ, क्योंकि ये लोग अपने लाभ के लिए भारत की संपदा के शोषण के अधिकार तथा औपनिवेशिक लूट में अपने हिस्से की मांग कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका तर्क है कि औपनिवेशिक काल में भारत में अनौद्योगिकीकरण यानी कि विऔद्योगिकीकरण नहीं हुआ? तो ये तर्क दिया था मॉरिस डी मॉरिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉरिस डी मॉरिस के अनुसार 19वीं सदी में भारत का निरुद्योगीकरण एक मिथक है, क्योंकि हस्त उद्योग के पतन के सूचक आंकड़ों का प्राप्त करना मुश्किल है। तो ए नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। कौन आधुनिक लेखक है जिन्होंने ब्रिटिश भारत में विऔद्योगिकीकरण पर लिखा था? तो इसमें है जय कृष्णमूर्ति, मारिका विक्जैनी और आमिया बागीची। तो ए और बे दोनों सत्य है, तो 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताराशंकर बंदोपाध्याय के उपन्यास गण देवता में निम्न में से किस प्रथा का पतन की ओर प्रदर्शित किया गया है? तो जजमानी प्रथा को पतन की ओर प्रदर्शित किया गया है। सुमित सरकार ने लिखा है कि जजमानी प्रथा में कारीगर अपने उत्पादन का एक निश्चित भाग गांव के किसान परिवारों को देते थे, बदले में फसल का कुछ हिस्सा लेते थे। ताराशंकर बंदोपाध्याय के उपन्यास गण देवता ने 1920 और 1930 के दशकों में पश्चिमी बंगाल के एक दूर दराज के जिले में स्थित गांव के जीवन का चित्रण किया है। इसमें जजमानी प्रथा के पतन को अपेक्षाकृत नई बात दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में मात्र कौन सा उद्योग था? तो वह था कपास से निर्मित कपड़ा उद्योग। तो ए नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है।
तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला है कि भारत के कार्मिक औद्योगिकीकरण ने न सिर्फ पूंजीपतियों को सार्वजनिक जीवन के अग्रभाग में लाके खड़ा किया, बल्कि एक औद्योगिक मजदूर वर्ग को भी उत्पन्न किया। तो ये सत्य है। दूसरा कारण आर, यूरोपीय स्थिति के विपरीत भारत में सर्वहारा बने किसानों के बीच से मजदूरों की कोई खुली भर्ती नहीं हुई। यह भर्ती आमतौर पर बेरोजगारों के बीच से हुई थी। तो यह भी सत्य है, लेकिन ये जो कारण है इस कथन की सही व्याख्या नहीं है। तो बे नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर है जो ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है, इसमें भी हमें यही बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो सबसे पहला जो वक्तव्य है वो है, बंगाल में दीवानी अधिकारों के ग्रहण के पश्चात कंपनी ने प्रत्यक्षता स्वयं धन निष्कासन का आयोजन कर लिया। कारण आ रहा है कि कंपनी ने इंग्लैंड को बंगाल का राजस्व निवेश के नाम पर भेजना प्रारंभ किया। तो ए और आर है जो दोनों सत्य है। तो ए नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, ये कारण और कथन है ए और आर। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा है जो सही है। पहला, कंपनी द्वारा निर्यात के लिए सामान खरीदने हेतु प्रयुक्त बंगाल का राजस्व अधिशेष निवेश कहलाता है। तो ये सत्य है। यूरोप में महंगी धातुओं का अंत्य प्रवाह 1765 के बाद बिल्कुल समाप्त हो गया था। तो ये बात है जो गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। तो इसमें 6 नंबर होगा, केवल ए सत्य है। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल से लूटा हुआ धन, देश के भीतर किए जाने वाले कर मुक्त व्यापार का लाभ और दीवानी राजस्व की रोकड़ बही, इन सब से कंपनी अपना पूंजी निवेश कहने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अनेक व्यक्तियों में से 3 भारतीयों ने 1870 से 1905 के दौरान ब्रिटिश राज्य का ज्वलंत विश्लेषण किया। वह कौन थे? तो वह थे दादा भाई नौरोजी, रानडे और आर सी दत्त। ए नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? तो आर्थिक आलोचक जो थे वो थे दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर सी दत्त। ये तीनों हैं जो भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। तो 1, 2 और 3, डे नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक राष्ट्रवाद से संबंध नहीं था? तो कौन नहीं था? वो तो एनी बेसेंट। 6 नंबर, किसने माना कि ब्रिटिश आर्थिक नीति भारत में घृणित है? यह कहा था कार्ल मार्क्स ने। किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन भारत का रक्त बहाने वाला नाला है? यह बात कही थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि धन निष्कासन सभी बुराइयों की बुराई है? तो यह बात कही थी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक बहाव के सिद्धांत की बात सर्वप्रथम किसने की? तो यह बात सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मई 1867 में एक शोध पत्र से इंग्लैंड से डेब्ट्स टू इंडिया प्रस्तुत किया और वह धन निकासी से पहले मान्यता प्राप्त सिद्धांतकार थे? तो यह बात, ये भी जो शोध पत्र है ये भी दादा भाई नौरोजी का है। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भी धन निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया शीर्षक से पुस्तक वाला लाला लाजपत राय ने लिखी, जो 1917 में न्यूयॉर्क में प्रकाशित हुई थी। वास्तव में दादा भाई नौरोजी के लेख का शीर्षक इंग्लैंड ड्यूटीज टू इंडिया था, जिस आमतौर पर लाला लाजपत राय की पुस्तक का शीर्षक दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने किसका विरोध किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने भारत से धन निष्कासन का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे किस कथन में आती है? तो ये बात है कि भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो अपवाह सिद्धांत प्रतिपादित था उसकी परिभाषा यही सही होगी। तो बे नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटकों में से कौन सा दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित धन निष्क्रमण सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? तो वह औद्योगिकीकरण। डे नंबर, इनमें से क्या भारत से ब्रिटेन को जाने वाली आर्थिक यानी धन संपदा निकासी का एक घटक नहीं है? तो वह बांटो और शासन करो। बांटो और शासन करो यह आर्थिक निकासी का नहीं है। घरेलू व्यय, नागरिक और सैन्य व्यय और ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारकों को दिए जाने वाला लाभांश, यह है जो भारत से ब्रिटेन को जाने वाला आर्थिक निकासी के घटक थे। तो नहीं है जो पूछा है, तो बांटो और शासन करो। डे नंबर,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य औपनिवेशिक भारतीय निकास के स्रोतों के बारे में सही नहीं है? तो गलत कथन कौन सा है? तो गलत कथन इसमें है 2 बिलियन पाउंड का अधिशेष फंड स्थापित करना। तो ये बात है जो गलत है। तो 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रचारित धन निष्कासन सिद्धांत का मूल तत्व किसमें निहित है? तो इसका मूल तत्व किसमें निहित है? तो वह है भारत के एक तरफा निर्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर। पहला है कि दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा भारत के शोषण पर दुख प्रकट किया। तो यह बात सत्य है। दूसरा, उनका विचार था कि भारतीय शिकायतों को संवैधानिक आंदोलन द्वारा अभिव्यक्त करना चाहिए। तो यह भी सत्य है, लेकिन ये जो आर है ए की सही व्याख्या नहीं है। तो बे नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से कौन दादा भाई नौरोजी के निर्गमन सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते थे? तो वह थे सर सैयद अहमद। भारत से इंग्लैंड के लिए दिए गए धन निष्कासन किसके बाद आरंभ हुआ? तो यह हुआ था दीवानी प्राप्त करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने आर्थिक निकासी के सिद्धांत की ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में भर्त्सना की थी? तो वह थे दादा भाई नौरोजी। 12 फरवरी 1895 को हाउस ऑफ कॉमन्स में दिए गए अपने भाषणों में दादा भाई नौरोजी ने बताया कि कैसे धन निष्कासन ने न केवल भविष्य की राष्ट्रीय बचत में कटौती की, बल्कि अपने वर्तमान में संचित पूंजी के एक बड़े हिस्से को एक विदेशी राष्ट्र में निर्यात करके विरासत में मिली राष्ट्रीय पूंजी के मौजूदा स्टॉक को भी कम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को जो कारण आर कहा गया है। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा जो सही है और कौन सा गलत है। तो सबसे पहला है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलित अनुकूल था। तो यह बात है जो गलत है। भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल था। दूसरा, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो यह बात है जो सत्य है। तो ए गलत है और आर सही है। तो द नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश की व्याख्या बी.एल. ग्रोवर व यशपाल ने लिखा है कि 1813 के पश्चात आर्थिक निकास ने अप्रतिफल निर्यात का रूप धारण कर लिया। कुछ अपवाद के शुरू के वर्षों को छोड़कर भारत का इंग्लैंड के साथ द्वितीय विश्व युद्ध तक प्रतिकूल व्यापार संतुलन ही बना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, इनमें से सही कथन कौन कौन से हैं वो हमें बताने हैं। पहला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिकों को लाभांश का भुगतान उसके शेयरधारकों के भुगतान के लिए, ये सही है। सार्वजनिक ऋण पर ब्याज, यह भी सत्य है। और तीसरा है कि रेलवे और सिंचाई संबंधित निर्माण कार्यों के लिए उधार ली गई पूंजी पर प्रत्याभूत, तो यह भी सही है। तो इसमें चौथा है इंडिया ऑफिस के व्यय। इंडिया ऑफिस का व्यय जो इसे संबंधित नहीं है। इसमें जो पूछा गया था कि गृह प्रभार के अंतर्गत 1858 तक होने वाले धन के प्रभार में शामिल, तो इंडिया ऑफिस का स्थापना ही जो 1858 के अंदर हुई थी। तो इसमें तो 1858 तक के पूछे हैं, तो इसकी तो स्थापना ही बाद में हुई है, तो ये जो नहीं होगा। और इसके जो राइट आंसर होंगे 1, 2 और 3, तो ए नंबर जो इसका राइट आंसर है। इंडिया ऑफिस की स्थापना 1858 के अधिनियम द्वारा की गई थी। इस पर होने वाले व्यय को 1858 के बाद धन निष्कासन में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश द्वारा अपनाई गई होम चार्जेज नीति को वर्णित करता है? तो वह है लंदन में इंडिया ऑफिस में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उनकी स्थापना के लिए भुगतान करना। तो ए नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत में संपादित दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेज के संगठक थी? तो कौन कौन सी थी? तो इसमें पहली है कि लंदन ने इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, तो यह सही है। भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों को वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग, तो अंग्रेजी कर्मचारियों को वेतन और पेंशन इसे नहीं दिया जाता था। भारत के बाहर युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग ली जाने वाली निधि, तो यह भी नहीं है। तो सिर्फ केवल एक, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट है। होम चार्जेज भारतीय राजस्व से इंग्लैंड में किए जाने वाले खर्चों को शामिल किया जाता है। रामलखन शुक्ल ने लिखा है कि गृह शुल्कों अर्थात इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से किए जाने वाले व्यय में भारतीय सार्वजनिक व्यय एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया जाने वाला सूद, भारत को दी गई सैनिक तथा
अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिया जाने वाला नागरिक एवं सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का सारा खर्च एवं भारत सरकार द्वारा इन यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम चार्जेज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे समाहित थे। तो ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों के पेंशन, रेलवे में कार्टेज ब्याज और भारत के लिए खरीदे गए अन्य सैन्य एवं अन्य भंडार, तो उपयुक्त सभी। तो द नंबर ऑप्शन जो इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया? तो भारतीय अधिवेशन के किस अधिवेशन में किया था? तो 1905 में नहीं, 7 में नहीं, 6 में भी नहीं, तो तीनों ही गलत है। तो द नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कई वर्ष के संकोच के बाद निम्नलिखित में से किस वर्ष धन निकासी सिद्धांत को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया और यह घोषणा की कि भारत में अकाल और महामारी धन निकासी के द्वारा लाई गई थी? तो यह स्वीकार किया था 1896 में, ना कि 1905, 6 और 7। तो 1896 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इन वक्तव्यों में से बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला है कि आर.सी. दत्त द्वारा पुस्तक पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल लिखी गई। तो यह जो पुस्तक है, यह आर.सी. दत्त के द्वारा नहीं बल्कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। तो पहला तो गलत है। दूसरा, वह भारत में बढ़ती हुई गरीबी का पर्दाफाश करना चाहते थे, तो ये सत्य है। तो ये गलत है और आर सही है। तो द नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। और इसके साथ ही दोस्तों, जो आज का जो चैप्टर था औपनिवेशिक भारत, ये यहीं पर समाप्त होता है। इसके पश्चात हम नेक्स्ट वीडियो में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर कुछ पप्पू सिंह प्रजापति की बुक्स के ऐड दे रखे हैं। भारत का इतिहास, समग्र भारत का इतिहास, इसमें पूरे भारत का इतिहास है, लगभग 1100 पेज की बुक है। दूसरा जो विश्व का इतिहास और राजस्थान का इतिहास है, कला संस्कृति। और तीसरा जो ये बुक है वस्तुनिष्ठ, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए ये जो बुक है, ये तीनों बुक बहुत ही काम की बुक है। इसमें भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास, राजस्थान का इतिहास संस्कृति, और इसमें जो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जो अभी, ये तो सारे क्वेश्चन आपको हमारे इन वीडियो के माध्यम से सारे मिल ही जाएंगे। तो ये कोई बुक जो परचेज करना चाहे वो कर लेना। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर दे और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।